छठी सदी के आखिरी दहाइयों में मक्का शहर अरब में वाक़ था। शहर के बिल्कुल साथ एक खुले मैदान में कुछ लड़के दोपहर को जमा हुए हैं। जल्द ही उन्होंने आपस में कुश्ती लड़ना शुरू कर दी ताकि ये मालूम कर सकें कि उनमें सबसे मजबूत कौन है। मुतअद्दिद चक्रों के गुजर जाने के बाद आखिरकार सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी बचे और फिर फाइनल मुकाबला का आगाज हुआ। दोनों लड़कों ने फाइनल राउंड जीतने के लिए मुकम्मल अज़्म के साथ मुकाबला किया, मगर बिलाखिर वो शख्स जो कद में लंबा था उसने दूसरे फर्द को अपने कंधे पर उठाया और फिर उसे जमीन पर जोर से धकेल दिया। बिलाखिर एक फातेह सामने आया था। चैंपियन जिसका नाम खालिद था वो अलवलीद का फर्जंद था और वो लड़का जिसे शिकस्त का सामना करना पड़ा इसका नाम उमर था, जो कि अल-खिताब के बेटे के तौर पर जाना जाता था। ये लड़के मजे कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और हंस रहे थे। वो बेफिक्र थे। इस मकाम पर इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि वो तारीख में किस तरह एक लाजवाल मकाम हासिल कर लेंगे, और वो भी मुख्तलिफ असबाब की बिना पर। इनमें से उम्र तकरीबन आधी कदीम दुनिया के हुक्मरान के तौर पर उभरेंगे, जबकि खालिद इंसानी तारीख के सबसे कामयाब फौजी कमांडर के तौर पर जाने जाएंगे। 7वीं सदी के आखिरी दहाइयों में मक्का में जिंदगी में एक ऐसा इनकलाबी तब्दीली आई जिसने दुनिया के एक निस्बतन गैर मरूफ हिस्से से 2 नौजवानों को अपने मजबूत इरादे के साथ रुखसत कर दिया। ये तब्दीली न सिर्फ अरब की तारीख में एक नया बाब रकम करती है, बल्कि इंसानियत की तारीख में भी एक अहम मोड़ साबित हुई। लेकिन अभी के लिए जैसे ही सूरज उफक पर गुरूब होता है, लड़के शहर वापस चले जाते हैं, उनकी तरफ आने वाले वाकयात के बड़े इंकिशाफ से बेखबर। हमारी खालिद बिन अल-वलीद की कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस दौर में खालिद के वालिद अल-वलीद मक्का के सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले अफराद में से एक माने जाते थे। वो बनी मखजूम के कायद थे, जो बनी कुरैश के बहुत अहम ज़ैली कबीलों में से एक थे। कबीला बनी मखजूम ने शहर की हिफाजत और कुरैश के जंगजुओं को तरबियत देने की जिम्मेदारी संभाली थी। अल-वलीद भी शहर के अमीर तरीन आदमियों में से एक था। उनके तिजारती काफिले अमूमन शाम और यमन के दरमियान तवील सफर अंजाम देते थे। इसके अलावा वो बनी कुरैश के सरकारी शायर भी थे। इस दौर में ये एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। लिहाजा अल-वलीद के पास ताकत, दौलत और शोहरत जैसी तमाम चीजें मौजूद थीं। इसके नतीजे के तौर पर खालिद की परवरिश मक्का के दीगर लोगों की निस्बत कहीं ज्यादा आरामदेह और शानदार थी। अलबत्ता इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें मुआशरती जिंदगी में फाल किरदार अदा करने की जरूरत नहीं थी। तमाम मखजूमी मर्दों पर जंग में तरबियत हासिल करने और घोड़े की सवारी का हुनर सीखना एक लाजमी फर्ज था। खालिद ने बहुत ही कम उम्र में अपनी फौजी तरबियत का आगाज कर दिया था। इस पर मजीद इसमें फौजी महारतों की एक कुदरती सलाहियत मौजूद थी और वो बहुत जल्दी ही अरब दुनिया के सबसे उम्दा जंगजुओं में से एक के तौर पर उभर कर सामने आया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अल-वलीद की तिजारती मुहिमों में भी हिस्सा लिया और इस तरह अरब के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। 7वीं सदी के शुरू में खालिद के लिए जिंदगी बहुत हमवार थी। वो अपने खानदानी खुश नसीबी से लुत्फ अंदोज हो रहा था और कुरैश के ताकतवर तरीन लोगों से दोस्ती कर रहा था। लेकिन 610 के साल के आगाज से मुक्की मुआशरा में तब्दीलियां शुरू हुईं और उसकी असल वजह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम मिलना था। इब्तिदा में रोजमर्रा की जिंदगी बगैर किसी काबिल जिक्र तब्दीली के अपने मामूल के मुताबिक चलती रही। ताहम वक्त के साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों, जिन्होंने खुद को मुसलमान कहलाना शुरू कर दिया, की तादाद में नुमाया इजाफा होने लगा और उनकी ताकत में भी बढ़ोतरी हुई। मक्का के मुख्तलिफ ज़ैली कबाइल के सरदार, जिनमें खालिद के वालिद अल-वलीद भी शामिल थे, इस बात से खौफजदा हो गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मुसलमानों की यह तरक्की मुक्की मुआशरे पर उनके मुकम्मल कंट्रोल को कमजोर कर देगी। लिहाजा उन्होंने इस्लाम के वसत पाने के मुखालफत में फ़आल तौर पर कार्रवाई करने का आगाज किया। बहुत जल्द मुसलमानों को तशद्दुद, जिल्लत और मुआशरती तौर पर अलहदा किए जाने का सामना करना पड़ा। इस दौरान खालिद की इस्लाम के उभरते हुए दीन के बारे में ज्यादा फिक्रमंदी नहीं थी। हालांकि उनके वालिद अल-वलीद और उनके कजिन उमरो बन हश्शाम, जो बाद में अबू जहल के नाम से मरूफ हुए,
نے मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की क़ियादत की, लेकिन खालिद ज़्यादातर वक्त एक बेहतर दुनिया की तामीर और अरब के पूरे इलाके में तिजारती सफ़र में मशगूल रहते थे। आखिरी मुकाबला का आगाज हो चुका है। दोनों लड़कों ने फाइनल राउंड जीतने के लिए मुकम्मल अज़्म के साथ मुकाबला किया। हर एक मखज़ूमी मर्द पर लाजिम था कि वो जंग की तरबियत हासिल करें और घोड़ों पर सवारी का फ़न सीखें। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अल-वलीद की तिजारती मुहिम्मात में भी हिस्सा लिया। बहुत जल्द मुसलमान अफराद पर तशद्दुद के वाक़यात, उनकी ज़िल्लत और मुआशरती तौर पर उनका अलग थलग होना शुरू हो गया। इस मौके पर खालिद को इस्लाम के ज़हूर के बारे में ज़्यादा सोच विचार की फिक्र नहीं थी। दस बरस बीत गए और इस दौरान मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। कुरैश के अशराफिया की मुखालफत और उनके जुल्म व सितम में भी इसी तनासुब से इजाफा होता गया। सन 622 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अक्सरियती मुसलमान साथियों ने यसरब की जानिब हिजरत फरमाई। उन्होंने वहां एक इस्लामी रियासत कायम की और इस शहर का नाम मदीना रख दिया। उन्होंने कुरैश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया था। मदीना शाम के तिजारती मुसीर के करीब मौजूद था और मुसलमान मक्का से आने वाले तिजारती काफिलों को रास्ते में बहुत आसानी से रोकने की सलाहियत रखते थे। मुल्क की मईशत की लाइफ लाइन कमजोर हो गई। 624 में एक मुक्की काफिला अबू सुफियान की क़ियादत में शाम से आ रहा था। जब उन्हें मुसलमानों की खबर मिली तो अबू सुफियान ने फौरन एक कासिद मक्का भेजा। इस खबर के साथ ही काफिले के पास 1000 ऊंट और तकरीबन 50 सिफर दीनार का सामान था, जो किसी भी अंदाजे के मुताबिक खुशकिस्मती है। लिहाजा मक्का के रहनुमा दौलत को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। वो तेजी से 1000 जंगजुओं के अर्द गिर्द जमा हो गए और मुसलमानों के आखिरी मालूम मकाम की तरफ कूच कर गए। इस दौरान अबू सुफियान ने एक गोल दायरा बनाया और खैरियत से मक्का को पहुंचने में कामयाब हो गया। इस दौरान खालिद एक तिजारती सफर पर थे, इसकी वजह से वो मक्का के जंगजुओं के हमरा नहीं जा पाए। जब वो मक्का वापस आए तो उन्हें यह खबर मिली कि बदर के मकाम पर मुसलमानों और कुरैश की फौजों के दरमियान एक बड़ी जंग हुई है, जिसमें मुसलमानों ने कुरैश की फौजों को शिकस्त दी। 70 के करीब कुरैशी अफराद को मार दिया गया और इतने ही कैदी बना दिए गए। खालिद के चचाजाद भाई अबू जहल इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। खालिद के बड़े भाई, जिनका नाम वलीद भी था, को कैद कर लिया गया था। इसके अलावा बनी मखज़ूम के तकरीबन 17 अफराद को भी खत्म कर दिया गया था। इनमें से बेशतर अफराद खद्र के करीबी खानदानी रुकन थे। ये खादी के लिए एक बहुत बड़ा ज़ाती नुकसान का बाइस बना। चंद रोज के बाद खालिद अपने दूसरे भाई वलीद को मुसलमानों की कैद से आज़ाद करवाने के लिए अपने भाई हश्शाम के हमरा मदीना की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने फिदिया दिया और भाई को छुड़ा लिया। मक्का से वापसी के दौरान उन्होंने जुल हलीफा कहलाने वाली जगह पर अपना क़याम रखा। अगले दिन की सुबह जब खालिद और हाशिम ने अपने कैंप का जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि वलीद वहां मौजूद नहीं था। एक गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज पेशरफ्त में वलीद ने दरअसल रात के दौरान कैंप छोड़ दिया, मदीना लूट आया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी और इस्लाम को अपना लिया। खालिद हक्का बका रह गया। उसका अपना भाई अपने ही खानदान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने इसकी रिहाई के लिए सिर्फ एक मामूली मिकदार में रकम अदा की थी और इस पर भी उनके भाइयों ने इस दुश्मन का साथ दिया जिसने उनके बहुत सारे मखज़ूम खानदान के अफराद को कत्ल कर दिया था। खालिद को बहुत कम इल्म था कि असीरी के ज़माने में वलीद ने इस्लाम की सलामती और उसकी बरकतों को महसूस किया था। इस वक्त खालिद के लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती थी क्योंकि वो इस्लाम के हकीकी पैगाम से बेखबर था। इस तरह खालिद और हश्शाम दोनों खाली हाथ मक्का वापस आ गए। चंद महीनों के बाद सन 625 में यह खबर मक्का तक पहुंची कि आने वाले काफिले पर भी मुसलमानों की जानिब से हमले का खतरा मंडला रहा। कुरैश के नए सरबरा अबू सुफियान ने मक्का के दीगर आला तबकात के अफराद के साथ मिलकर मुसलमानों के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का अज़्म किया। मंसूबा ये था कि एक बहुत बड़ा लश्कर खड़ा किया जाए और मदीना में मुसलमानों को तबाह किया जाए।
मंसूबा बंदी के मुताबिक मक्का वालों ने तकरीबन 3000 आदमियों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जमा किया। इनमें से 700 भारी बख्तरबंद थे। उनके पास 3000 ऊंट और 200 घोड़े थे, जो अरब में जमा होने वाली सबसे बड़ी फौजी कुव्वतों में से एक थी। उस वक्त तक खालिद को 100 घड़सवारों की कमान सौंपी गई। इसके सबसे अच्छे दोस्त और अब्वजा अल-करमा के बेटे के पास इसकी कमान में दूसरे 100 घड़सवार थे। जब फौज मदीना की जानिब रवाना हुई तो खालिद के दिल व दिमाग में सिर्फ एक ख्याल घूम रहा था, वो बदला लेने की सोच रखते थे। अपने कबीले के अफराद की मौत का इंतकाम लेने, अरब के इलाके में कुरैश के गलबे को चैलेंज करने का इंतकाम और जंग बतर में पेश आने वाली जिल्लत का इंतकाम। उसने ये कसम खाई थी कि वो मुसलमानों पर भारी हमला आवर होगा और उन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त देकर उनका मजा चुकेगा। मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए उसकी फौज मदीना की जानिब रवाना हो गई और उसके साथ ही जंग अहद का आगाज हो गया। अगली दफा जब आप हमारे साथ हों, हम जंग अहद के निहायत अहम वाक़यात और ये कि कैसे खालिद ने मुसलमानों को शिकस्त के करीब तरीन मकाम पर पहुंचा दिया था का जायजा लेंगे। लिहाजा बने रहें। जब वो मक्का के इलाके में दाखिल हुआ तो उसे ये इत्तला मौसूल हुई कि बदर के मकाम पर मुसलमानों और कुरैश की फौजों के दरमियान एक जंग बर्पा हुई है। खालिद का चचाजाद भाई अबू जहल फौत हो चुका था। इसके अपने बड़े भाई, जिसका नाम वलीद भी था, कैदी बना लिया गया। कुरैश के नए रहनुमा अबू सुफियान ने दूसरे मक्का के अशराफिया के साथ मिलकर मुसलमानों के खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने का फैसला किया। खालिद को 100 घड़सवारों की कमान सौंपी गई। जब फौज मदीना की समत में रवाना हुई तो खालिद के जहन में सिर्फ एक ख्याल था, वो बदला लेने की सोच रहे थे। बाईस मार्च 625 मदीना के शुमाल में अहद पहाड़ के दामन के करीब मैदान। 3000 फौजियों और 700 मुसलमानों ने हर किसी को इल्जाम दिया। जल्द ही एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। आखिरकार मुसलमानों ने पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी और कुरैश की दिफाई सफ़ों में एक बड़ा शिगाफ आ गया। वो पीछे की तरफ हटने लगे, लेकिन कुरैशी फौज के एक कमांडर ने मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली को बहुत गहराई से देखा और समझा। उसने मुड़कर देखा और तकरीबन 100 घड़सवारों के साथ मुस्लिम लाइन के दरवाजे पर चढ़ दौड़े और मुसलमानों के कैंप में तबाही मचा दी। ये वो वाहिद मौका था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमान एक जंग के दौरान मुकम्मल तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। और वो वाहिद कमांडर जो मुसलमानों को ऐसी ज़रबें पहुंचा सकता था, वो कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन अल-वलीद था। अपनी पिछली किस्त में हमने देखा कि कुरैशी फौज मदीना की तरफ कूच कर रही थी ताकि वहां की मुसलमानों की बस्ती को तबाह कर सके। बहुत जल्द लश्कर कशी की इत्तला मदीना तक पहुंची। उस वक्त मुसलमान जंगजुओं की मजमूई तादाद 1000 से भी कम थी। दूसरी तरफ कुरैश के करीब 3000 फौजी थे जो मदीना की जानिब बढ़ रहे थे। इस सूरत हाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर एक अहम मशावरती इजलास तलब किया ताकि कुरैश की फौज के हमले का मुकाबला करने की हिकमत अमली पर गौर किया जा सके। एक तवील बातचीत के इख्तिताम पर यह फैसला हुआ कि मुसलमानों की फौज मदीना को छोड़कर अहद पहाड़ के करीब जाकर दुश्मन से मुकाबला करेगी। लिहाजा जब कुरैश की लश्कर, जो मदीना से तकरीबन एक दिन के फासले पर था, तो मुसलमानों की जमात, जिसकी तादाद तकरीबन 1000 अफराद थी, बोहत की तरफ रवाना होने लगी। मगर अगले दिन सुबह मदीना के मुनाफिकों ने मुसलमानों का साथ छोड़ने का कतई फैसला किया और फिर वो शहर की जानिब वापस चले गए। मुनाफिकीन के चले जाने के बाद मुसलमानों की फौज की तादाद 3000 कुरैश के मुकाबले में सिर्फ 700 के करीब रह गई, जो कि खिले मैदान में जंग के लिए काफी ताकत नहीं रखती थी। चुनांचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालाकी से पोजीशन हासिल। मुसलमानों की फौजें मकामी जमीन का इस्तेमाल इस अंदाज में करती हैं कि दुश्मन मुसलमानों को घेरने और उनका मुहासरा करने में कामयाब ना हो सके।
मुसलमानों ने अहद के दामन के करीब एक बुलंद मकाम पर अपनी पोजीशन मजबूत की। दाएं जानिब और पीछे की तरफ अहद नाम का एक बुलंद पहाड़ मौजूद था। दिफाई लाइन के दूसरी तरफ एक छोटी पहाड़ी थी, लेकिन कोई बड़ी जुग्राफियाई रुकावट नहीं थी। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को वहां तैनात करने का हुक्म दिया। उनको ये सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो किसी भी सूरत हाल में अपने ओहदे को न छोड़े। इससे दुश्मन पहाड़ी के गिर्द घूमने और मुसलमानों के कैंप पर पीछे से हमला करने से बच जाएगा। इस जंग का आगाज दोनों फौजों के जंगजुओं के दरमियान लड़ी जाने वाली लड़ाइयों से हुआ, जिसमें मुसलमानों की वाज़ेह फतह हुई। फिर कुरैश की फौज ने सेनेट पर इल्जाम लगाया। लड़ाई के दौरान खालिद ने अपने घड़सवारों के साथ एक छोटी पहाड़ी के अर्द गिर्द जाने की कोशिश की जहां तीर अंदाज थे, लेकिन तीर अंदाजी में माहिर खालिद और उनके सवार फौजियों को पसवा करने की कुव्वत रखते थे। कोफैत के दामन में जंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। मुसलमानों की मुज़ाहमत गैर मुतज़लज़ल थी। चुनांचे खालिद ने मुसलमानों के बाईं बाजू को घेरने के लिए एक और सेली बनाई और तीर अंदाजों ने इसे दोबारा पीछे धकेल दिया। कुरैशी फौज की अददी बरतरी को मुसलमानों ने बेअसर कर दिया और बहुत जल्दी ही मुसलमानों ने कुरैशी जंगजुओं को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। अचानक कुरैश की फौज ने पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी और मुसलमान फौरन ही कुरैश के खेमों तक पहुंच गए। मुसलमानों को ये गुमान हुआ कि जंग अब खत्म हो चुकी है और उन्होंने दुश्मन के खेमों को लूटने का अमल शुरू कर दिया। लेकिन खालिद और उकरमा फिर भी अपने घड़सवारों पर काबिज थे। उन्होंने अपने फौजियों को हिकमत अमली के साथ अपने कैंप से थोड़ा दूर मुंतकिल किया। एक बार पहाड़ी पर तैनात मुसलमान तीर अंदाजों ने देखा कि दूसरे मुसलमान दुश्मन के कैंप को लूट रहे हैं। इनमें से अक्सर ने माल गनीमत हासिल करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। दौर से खालिद की छेदती आंखों ने यह देखा। ये वो लम्हा है जिसका उसे इंतजार था। मुनाफिकीन के छोड़कर जाने के बाद मुसलमानों की फौजी तादाद कुरैश के मुकाबले में 3000 से घटकर तकरीबन 700 रह गई थी। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को वहां तैनात करने का हुक्म दिया। लड़ाई के दरमियान खालिद ने एक कोशिश की, लेकिन तीर अंदाज खालिद और उसके सवारों को पीछे हटा सके। एकदम कुरैश के लश्कर ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इनमें से अक्सर ने माल गनीमत हासिल करने के लिए अपना ओहदा छोड़ दिया, लेकिन कुरैशी फौज के एक कमांडर ने मुसलमानों के दिफा में खुलकर देख लिया। वो अपने घर सवारों को पहाड़ी पर बाकी मानदा मुसलमान तीर अंदाजों की तरफ ले गया। वहां उनमें से सिर्फ 10 या 12 बच्चे मौजूद थे। खालिद और उनकी फौज का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। उकरमा ने खालिद के क़ियादत को कबूल किया और अपने सिपाहियों के हमरा जंग में हिस्सा लिया। पहाड़ियों पर तीर अंदाजों के बेअसर होने के बाद खालिद और उकरमा दोनों पहाड़ी के अर्द गिर्द गए और मुसलमानों की दिफाई लाइन के पीछे आ गए। उकरमा ने अपने सिपाहियों की मदद से एक पहाड़ के नजदीक मुसलमानों के एक जमात पर, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खालिद और उकरमा के बाकी मानदा दस्ते फौरन कुरैश के खैमों की जानिब दौड़ पड़े, ताकि वो वहां मौजूद मुसलमान फौजियों पर पीछे से हमला आवर हो सके। खालिद की क़यादत में इस हिकमत अमली ने मुसलमानों में बहुत ज्यादा इंतशार और खौफ व हरास पैदा कर दिया। ये देख कर के अबू सुफियान ने कुरैश के भागने वाले पियादा दस्तों के एक हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्हें वापस मैदान जंग में दौड़ाया। अब मुसलमानों पर दो तरफ से हमला किया गया। अगरचे वो बहादुरी से लड़े, लेकिन उन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। जंग अब दो मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रही थी। कुरैश के कैंप के साथ कुरैश की फौज के अहम हिस्से से मुकाबला करने वाले मुसलमानों की मरकजी जमात मौजूद थी, और दूसरी तरफ वो जमात थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर उकरमा के दस्ते के एक हिस्से से जंग कर रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा था कि वो उकरमा की फौजों के मुकाबले में सिर्फ चंद सहाबा की मदद से अपनी जगह पर मजबूती से कायम नहीं रह सकते। बस उन्होंने इनको धीरे धीरे कोई पहाड़ की ढलान की समत में आगे बढ़ने की हिदायत की, मगर इससे कबल के वो ढलवान तक रसाई हासिल कर पाते, उकरमा और कुरैश के पियादा के एक दस्ते ने मुख्तलिफ समतों से दौड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब के असहाब को मुहासरे में ले लिया। यहाँ पर
जंग की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा दोनों ने बहादुरी से जंग की और बहुत से दुश्मनों को मार डाला, लेकिन उन्होंने भी ज़बरदस्त हिट लिया। इनमें से निस्फ की तादाद जंग के दौरान शहीद हो गई, जबकि बाकी मानदा, जिनमें खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, जख्मी होकर रह गए। मगर वो आखिरकार बुलंद ज़मीनों तक रसाई हासिल कर सकते थे और दुश्वार गुजार ढलवानों का मुकाबला बेहतर तौर पर कर सकते थे। वापस मैदान जंग में मुसलमान बेतरतीबी से लड़ रहे थे क्योंकि उनकी क़यादत करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपने जंगी जोश और जज्बा को खो दिया। बाज़ अफराद ने करीबी पहाड़ों में पनागाहें तलाश कर ली, जबकि दीगर जंग के मैदान से फरार हो गए। इसके बाद अल-कादिर ने अपनी फौजों के हमरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की जानिब कदम बढ़ाया, लेकिन पहाड़ की मजबूत फौलादी ढलवानों पर वो अपने घड़सवारों के साथ मुसलमानों की मुज़ाहमत में जन्म देने में नाकाम रहे। कुरैश की फौज, जो कि पहाड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मजीद आगे ना बढ़ सकी। इधर जो मुसलमान पहले से ही बखर चुके थे, वो पहाड़ी ढलवान पर दोबारा इकट्ठे होने लगे। आखिरकार बहुत सी दूर दराज की गुफ्तगू और मुख्तलिफ पहलुओं पर गहरी बहस के बाद कुरैश के सरदारों ने यह नतीजा निकाला कि जितना ज्यादा वक्त वो जंग के मैदान में गुजारेंगे, मुसलमानों को शिकस्त देने के उनके इम्कानात इतने ही कम होते जाएंगे। असल में मुसलमान पहले ही दोबारा तरतीब में आ रहे थे। इसके अलावा ये भी एक मौका था कि मदीना से ज्यादा तादाद में लोग मुसलमानों की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे। वक्त के साथ साथ कुरैश की फौज पर आगे और पीछे दोनों जानिब से हमले किए जाते रहे और वो पहाड़ों पर मुसलमानों के मजबूत दिफा के सामने दाखिल होने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि बहुत सी मायूस कुन कोशिशों के बाद भी जैसे जैसे वो मुकाबला करते रहे, कुरैश के लोगों को मुसलमानों के हाथों इतना ही ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता रहा। इस वजह से कुरैश के कमांडरों ने फतह का ऐलान करने का कतई फैसला किया, जंग को खत्म कर दिया और फिर मक्का की तरफ वापस। दर हकीकत जंग अहद का नतीजा मुकम्मल तौर पर एक कुरा अंदाजी की सूरत में सामने मुसलमानों ने भारी नुकसानात का सामना किया, ताहम ये कुरैश की फौज थी जो आखिर में हिकमत अमली के एतबार से कमजोर पड़ गई और जंग के मैदान से दस्तबरदार हो गई। अलबत्ता बुखार की लड़ाई के बारे में तफसीलात में हमें खालिद की जुर्रत और उनकी फौजी महारत की पहली तफसीली झलक मिलती है। इस मरके के दौरान कुछ दीगर अहम वाक़यात भी पेश आए, मगर वो इस बहस के मौजू से बाहर है। यहाँ हम बुनियादी तौर पर जंग की अमूमी पेशरफ्त पर और ख़ास तौर पर उन वाक़यात पर जिनमें खालिद किसी न किसी तरह शामिल थे, तवज्जो देते हैं। इसलिए ये किसी भी तरह से जंग अहद की मुकम्मल तस्वीर को ज़ाहिर नहीं करता। ग़ज़वा अहद के इख्तिताम के वक्त ये बात दोनों मुसलमानों और कुरैशियों की फ़ौजों को वाज़ेह थी कि वो आइंदा भी जंग के मैदान में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आइंदा चंद सालों में कुरैश का मदीना मुनव्वरा पर एक बार फिर हमला करने का मंसूबा होगा, जिसे तारीख में जंग खंदक के मरके के नाम से याद किया जाएगा। इस जंग के बाद मुसलमानों ने मक्का मुकर्रमा में हज के लिए जाने की कोशिश की, जो कि मदीना मुनव्वरा में एक रुकावट का सबब बनेगी। हुदैबिया की सुलह और उसके बाद के वाक़या, मगर ये सब कुछ एक दूसरे दिन की दास्तानों में शामिल है। अब्बासी खिलाफत का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। वो वसी इस्लामी सल्तनत जो एक ज़माने में हिंदुस्तान से लेकर स्पेन तक अपनी सरहदें फैलाए हुए थी, अब मुकम्मल तौर पर बखर चुकी है। स्पेन अब अब्बासियों के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर है। मिस्र पर अब फातमी खानदान का इक़्तिदार है और शुमाली सरहदें अब सल्जुक सुल्तान के ज़ेरे इंतज़ाम और मुक़द्दस सरज़मीन का कुछ हिस्सा भी अब ईसाई सलीबी अफ़वाज के हाथों खो चुका है। हर एक मुसलमान का एक ही परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाना अब कहीं ज्यादा अरसे से एक ख्वाब बन चुका है। मगर आज भी हम तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक को इस दौर के हवाले से बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ ज़ेर बहस लाते हैं। इस दौर का असर अब भी मकबूल सकाफत में बहादुरी और शान के ख्याल को तश्कील देता है। फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, मिज़ाहिया और खेल बच्चों से लेकर बड़ों तक तख्लीक किए जाते हैं। तकरीबन 800 साल गुजरने के बाद भी लोग इन दिनों की याद ताज़ा करते हैं। इस दौर की दास्तानें मशरिक़ वस्ता की जुग्राफियाई सियासत को मुतासिर करती हैं, और ये सब कुछ बुनियादी तौर पर एक ही शख्स सलाउद्दीन साले की मेहनत और काविशों की बदौलत हुआ। वो अब्बासी खिलाफत के आखिरी दौर के एक अजीम सुल्तान थे। उनकी अजमत इस बात में भी है कि वो आखिरी सुल्तान थे जिन्होंने न सिर्फ एक अजीम ख्वाब देखा बल्कि इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने की जुर्रत भी की।
ایک ایسے متحد اسلامی قوت کا خواب جو خلافت کی عظیم وراثت اور اس کی شان و شوکت کو بحال کر یروشلم کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا خواب صلاح الدین ایوبی کے دل میں تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلسل جیت نہیں ملی۔ ہر ایک کے بعد ایک وہ تیزی سے کامیاب نہیں ہو پائے۔ جیسے کسی بھی دوسرے مہان فاتح نے کیا ہوتا، انہوں نے بھی پوری کوشش کی۔ ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد بھی وہ ثابت قدم رہے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور پھر سے مضبوطی کے ساتھ واپس آئے۔ وہ بہادر اسی لیے صلاح الدین ذہین شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سپر پاور کے ساتھ ان کا دور ناکاموں کے ہیرو کی طرح نہیں ہے اور مایوسیوں سے بلکہ وہ انسانی گوشت اور ہڈی سے زیادہ ہے۔ وہ ایک ہیرو ہے اس لیے نہیں کہ وہ منتخب کیا گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ہونے کے لیے کافی بہادر تھا۔ اس نے خود کو ایک بننے کا انتخاب کیا۔ جب ہم اگلے 2 ہفتوں میں اس کی زندگی میں غوطہ لگائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہیرو کس طرح مشکل اور ہمت میں جالساز تھا۔ 1139 میں 10 سال کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آئی۔ زین گڈ سلطان نور الدین زینگی ایڈیسا میں صلیبیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے بعد فتح یاب ہو کر واپس آیا ہے۔ ایڈیسا اب اسلامی زین گڈ خاندان کے ساتھ ملحق ہو چکا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی لوگ فتح کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر جلوس کی صورت میں نکل آئے۔ نور الدین کی بہادری اور اس کی تعریف کے چرچے ہر کسی کی زبان پر عام ہیں۔ جوان یوسف نے بھی ریلی میں حصہ لیا۔ یہ تجربہ اس کے نوجوان دماغ پر ہمیشہ کے لیے ناقابل فراموش اثر چھوڑے گا۔ صلیبی جنگوں میں شرکت اور اسلامی دنیا کی کھوئی ہوئی شان کو دوبارہ حاصل کرنا اس کی زندگی کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ نوجوان یوسف ایک دن بڑا ہو کر صلاح الدین کے طور پر پہچانا جائے گا۔ 15 سال کی عمر میں صلاح الدین اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ دمشق اس وقت زنگد خاندان کا دار الحکومت تھا جو نور الدین کا مرکز تھا۔ صلاح الدین نے دمشق میں احمد رسا میں شمولیت اختیار کی۔ ہم جدید دور میں ایک ہائی اسکول جیسا مدرسہ سوچ سکتے ہیں۔ صلاح الدین نے جیومیٹری، الجبرا، جغرافیہ کے ساتھ ساتھ قرآن اور اسلامی مطالعہ کے دیگر شعبوں کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ اسی دوران انہیں اپنے چچا اسد الدین شرکو کی سرپرستی میں لے لیا گیا۔ شرکو نور الدین کے ماتحت ایک جنرل تھا۔ وہ ایک مضبوط تعمیر کا آدمی تھا، ایک جنگجو، سخت جنگجو تھا۔ جنگ میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور اس لیے وہ پیبند لگاتا تھا۔ اس نے اسے ایک مسلط کردار بنا دیا۔ شرکو کی نگرانی میں صلاح الدین نے فوجی حکمت عملی اور تلوار بازی کے فنون کو سیکھنے کا آغاز کیا۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین نے شرکو بٹالین کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور زنجید فوج میں اپنے فوجی فرائض کا آغاز کر دیا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب صلاح الدین کو اپنے بچپن کے ہیرو نور الدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ فاطمی خلافت کے 2 اہم وزیروں کے درمیان حکمرانی کے لیے ایک جدوجہد زور پکڑ چکی ہے۔ یہ فاطمی لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عباسی خاندان سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے 2 بڑے مذہبی گروہ ہیں۔ تاریخ کے صفحات واپس مصر ان دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کی اصل حکمرانی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے 2 وزیر شروان اور دیرگن تھے۔ شروان کو اس کے حریف درغام نے مصر سے نکال باہر کیا تھا۔ شروان نے نور اشتیر سے مدد مانگی، چنانچہ 1168 میں نور الدین نے ایک لشکر شرکو کی کمان میں مصر بھیجا۔ صلاح الدین بھی اپنے چچا کی کمان میں فوج میں شامل ہو گیا۔ صلاح الدین نے اس موقع پر کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا، لیکن جو واقعات سامنے آنے والے ہیں وہ فوجی حکمت عملی اور سیاست میں اس کا پہلا حقیقی سبق ہوگا۔ اس لیے ہم ان واقعات کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ صلاح الدین کے لیے کس طرح کا مرحلہ طے کیا گیا تھا۔ شرکو کی فوجی استعداد کے بل بوتے پر شروان کو مصر کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ شرکو نے اپنے سپاہیوں کو قاہرہ کے آس پاس میں شاروان کی حکومت کی مدد کے لیے محاصرہ کر لیا، مگر جوں وقت بیتتا گیا شیعہ خاندان کے مرکز میں سنی فوج کی موجودگی نے فاطمی دربار میں سیاسی تنازعات کو جنم دینا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ زینگد کی فوج کو مصر سے باہر نکال دے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے خود انہیں مدعو کیا تھا، اور اگر اس فوج کی مکمل حمایت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو اس کے لیے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ شروان نے ایک نئے اتحادی کی خریداری شروع کر دی۔ فاطمی مصر اور زینگڈ لیونت کی سرحد کے درمیان یروشلم کی بادشاہی بیٹھی تھی جو ایک صلیبی ریاست کے دور حکومت میں تھی۔ عمل کر رہا ہے۔ شروان نے عمل کے ساتھ مل کر ایک خفیہ معاہدہ بنایا
और उन्होंने दोनों जानिब से ज़ेंगुड की फौज पर धावा बोलने की मंसूबाबंदी की। शर को और उसके सिपाहियों को बिलबीस के इलाके में वाक़े एक महल में मुतय्यन किया गया था। उन पर शुमाल मशरक़ी समत से अमलरुक और जुनूब मगरिबी समत से शरवान की जानिब से हमला किया गया। इस बेवफाई ने ज़ेंगिद की फौज को एक नाजुक और ख़तरनाक हालत में मज़बूत नहीं थे कि सलीबी जंगों की लकीरों को तोड़कर शाम की तरफ पीछे हट सकते, न ही वो शारोन की धोखादही की वजह से काहिरा वापस जा सके। अपनी फौज को बचाने के लिए कोई चारा न देखकर शरकों ने मदद के लिए नूरुद्दीन को पैगाम भेजा। गद्दारी से नूरुद्दीन को गुस्सा आ गया। उसने मिस्र में अपने इत्तेहादी की मदद के लिए नेक नीति से अपनी फौज, लेकिन इसी इत्तेहादी ने अब सलीबियों की मदद से अपनी फौज को तबाह करने की साजिश की थी। शरवान की हिम्मत कैसे हुई कि वो नूरुद्दीन की अमानत में खियानत करे? इसके बावजूद नूरुद्दीन एक चालाक हुक्मरान था। उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। अब इसका असल हदफ अपने एक मुमताज जर्नैल और अपनी फोर्स को बचाना था। वो अपनी फौज को सलीबियों के हाथों तबाह नहीं होने दे सकता था। अगर इसका मतलब ये था कि अब शरवन की धोखादही का बदला नहीं लेना है तो हो जाए। एक खास वक्त पर तवाज़ुन को दुरुस्त करने का अमल अंजाम पजीर। नूरुद्दीन ने शरकों की मुआवनत के लिए मिस्र को फौरी तौर पर मदद नहीं भेजी, क्योंकि इस अमल में बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता और उसे खदशा था कि शरको दुश्मन के सामने ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए इसने मिस्र में उमल्लैक की फौजी मुहिम को नाकाम बनाने का एक मंसूबा तैयार किया। नूरुद्दीन ने एक हमला आवर फौज तैयार की और तराबलस के हुक्मरान पर हमला किया, जो कि मौजूदा लीबिया के दारुल हुकूमत से ताल्लुक नहीं रखता था। तराबलस के हुक्मरान का मुल्क एक दूसरी सलीबी रियासत थी और चुनांचे जब नूरुद्दीन ने तराबलस पर हमला किया तो अमलरुक को मिस्र में अपनी पेश कदमी रोकनी पड़ी और तराबलस के दिफा के लिए अपनी फौज का एक हिस्सा वापस भेजना पड़ा। उसने शरकों को अपनी अफवाज को वापस शाम मुंतकिल करने और अपनी फौज को बचाने के लिए एक खिड़की फराहम की और उसने इस मौका से फायदा उठाया। जंजयद फौज अभी के लिए महफूज थी, लेकिन नूरुद्दीन और शरको शरवान की धोखादही को नहीं भूले। सलीबियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ मुनासिब करने की तलाश मिल सकती। ये मुनासिब वक्त सन 1168 में इस लम्हे आया जब अमलरुक ने मिस्र के साथ अपने इत्तेहाद को खत्म करके काहिरा पर चढ़ाई। अमलरुक की निगाहें हमेशा मिस्र पर जिमी हुई थीं, सिर्फ अपने इलाके को वसत देने के इरादे से ही नहीं, बल्कि मिस्र की बेपनाह दौलत को भी हासिल करने के ख्वाब देखते हुए। शरवान की नाकिस हुक्मरानी ने अमलरुक को हमला आवर होने का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया। अमलरुक ने अपने बहरी दस्ते को इकट्ठा किया और नील के डेल्टा के रास्ते काहिरा की तरफ कोच किया। मिस्र शारवान के दौर हुकूमत में अपनी हिफाजत के लिहाज से बहुत कमजोर पाया गया। इसी बना पर फातमी खलीफा अलीद ने नूरुद्दीन से दरख्वास्त की कि मुआइन को बेसब्री से तलाश थी। इन तवील सालों की मुसलसल इंतजारी, इंतकाम के शीरी जायका की बेकरारी आखिरकार अपना रंग दिखा रही थी। अगर वो इस वक्त मिस्र में आज़ादी के साथ दाखिल होते तो उनके पास शारवान को ओहदे से हटाने के लिए मिस्र की अवाम की मुकम्मल हिमायत होती और एक इजाफी फायदा के तौर पर वो सलीबियों को एक और मरके में शिकस्त देने की सलाहियत में मिस्र की जानिब सफर किया। सलाउद्दीन ने भी इस सरगर्मी में हिस्सा लिया, इस मौके पर एक फौजी बटालियन के कमांडर के रूप में। ज़ेंगुड्स और सलीबी फौजें एक खास जगह पर मद्दे मुकाबिल आईं, जो गजा के मगरबी इलाके में दरियाए नील के सहराई किनारे के करीब अलबाबैन नामी मकाम पर वाक़िह थे। ज़ेंगुड्स ने जानबूझकर इस मकाम का इंतखाब किया, जिसका स्ट्रेटेजिक फायदा बाद में जंग के दौरान साफ जाहिर हुआ। इस मौके पर सलाउद्दीन ने फौज के दाएं जानिब की क़यादत को अपने हाथ में ले लिया, जबकि शेरको ने मरकजी कमान को संभाला। सलीबी अफवाज, जो कि तादाद में भी ज्यादा थीं और हथियारों के लिहाज से भी ज़ेंगुड्स की निस्बत कहीं ज्यादा मजबूत थीं, के मुकाबले में शेरको और सलाउद्दीन ने जंगी हिकमत अमली पर गौर व खौज करना शुरू कर दिया। इन सलीबियों के उन फायदों को बेअसर करने की गरज से उन्होंने एक अयारी भरा मंसूबा तैयार किया। सलाउद्दीन फौज के मरकजी कमांडर की ने अपने तमाम दस्तों को मैदान जंग में मरकजी दस्ते का तासुर देकर चलाएगा सहरा के टीलों के पीछे छुपा दिया। चूंकि सलीबियों को इस मंसूबे का इदराक नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़ेंगड की मरकजी फौज की तरफ पूरी ताकत के साथ चार्ज किया। ये वो खास लम्हा था जब सलाउद्दीन अपने पूरे फौजी कैरियर की तैयारी में मसरूफ था। अगर वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त नहीं दे पाते तो वो मंसूबा बंदी के मुताबिक हिकमत अमली के साथ ऐसा करने का अज़्म रखते हैं। सलाउद्दीन ने इतिकाफ का मंजर पेश किया। उन्होंने अपनी फौज को दोबारा सहरा में जाने का हुक्म दिया। सलीबी फौजियों ने सलाउद्दीन का ताक़ुब किया और बरा रास्त उनके तैयार करदा जाल में फंस गए। सलीबियों के भारी घुड़सवार दस्तों ने अपने फायदे को ज़ाय कर दिया। खड़ी और रेतली जमीनों में वो जल्दी से आगे नहीं बढ़ सके, जब लिहाजा सलीबियों को जो इब्तिदाई बरतरी हासिल थी वो आगे बढ़ने में कामयाब हुए। उनकी सफ़ें बखर गईं,
اور جنگ ایک مرکزی حملے کے بجائے متعدد چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں تقسیم ہو گئی۔ شرکو اس کشیدہ لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنی ریزرو فورس کے ساتھ جارحانہ طور پر دوبارہ میدان میں واپس آئے، اور بالکل اسی لمحے صلاح الدین نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹ کر دوسری طرف سے ایک زوردار جوابی حملہ کیا۔ دوہرے حملوں کے درمیان یہ صلاح الدین کی فوجی دانشمندی کی ابتدائی علامت تھی۔ صلیبیوں کے مقابلے میں اس کی پہلی جیت کا اولین ذائقہ تھا۔ اب کے بعد صلاح الدین محض ایک دیکھنے والا نہیں رہے گا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک فعال کردار انجام دے۔ صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کرنے کی داستانوں سے پرجوش نوجوان اب خود بخود صلیبیوں کو مات دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اگلے سیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوں جب ہم صلاح الدین ایوبی کے انتظامی اور فوجی کیریئر کے ابتدائی دور کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ایک شاندار وزیر کے روپ میں ابھرتا ہے، مصر کو ایک اور صلیبی حملے سے کیسے محفوظ رکھتا ہے، قوم کو کیسے مزید مضبوط بناتا ہے، اور بالآخر مصر کا سلطان کیسے بنتا ہے۔ صلاح الدین کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاہرہ کی مرکزی شاہراہوں پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے جو صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی عظیم فتح کا جشن منانے کے لیے دونوں اطراف میں اکٹھا ہوتی ہے۔ وکٹوریا زینگوڈ کی فوج فاطمی خلیفہ کے شاندار شاہی محل کی جانب روادواں ہے۔ عوام خوشی کے مارے چیخ رہے ہیں اور فوجیوں پر خوشبودار پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں۔ مارچ کرتی اس فوج کی قیادت جنرل شرکو کر رہے ہیں اور ان کے بالکل پیچھے صلاح الدین سواری پر ہیں، ایک نوجوان ہیرو جس کا سر یہ علم نہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ ایک بار جب شرکو اور اس کے کمانڈر فاطمی ایم کے دربار میں پہنچے تو خلیفہ علید نے بڑی خوشی اور سخاوت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس نے شرکو کو مصر کے وزیر اعظم کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ شرکو نے یہ پیشکش بغیر کسی ہچکچاہٹ لیکن وہ شاور کی دھوکہ دہی کو نہیں بھولا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ شاور کو آزاد کرنے دیتا ہے تو وہ دوبارہ حملہ کرنے کی سازش کرے گا۔ چنانچہ شرکو کا پہلا حکم یہ تھا کہ شوار کو گرفتار کر کے اسے پھانسی دی جائے۔ یہ ہر ایک کے لیے ایک انتباہ بھی تھا جو صلیبیوں کا ساتھ دینے کی جرات کرتا ہے، اس کا ایک ہی انجام ہوگا، موت۔ شرک وہ ایک ایسا شخص تھا جو کھانے سے لطف اندوز ہوتا تھا اور اکثر اپنے مہمانوں کے لیے شاندار دعوتوں کا اہتمام کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر بڑے کھانے پر دعوت کے بعد یہ بیماری جلد ہی جان لیوا ثابت ہوئی۔ وزیر بننے کے 2 ماہ بعد ہی شیرکو کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین نے اپنے پیارے چچا اور قابل اعتماد سرپرست کو کھو دیا۔ اب اسے بغیر کسی شرک کے سہارے اور رہنمائی کے اپنے طور پر کھڑا ہونا تھا۔ جب صلاح الدین نے اپنے محترم چچا شرکو کے انتقال پر غم کا اظہار کیا تو اس وقت فاطمی اور زنگی دونوں سلطنتوں کے مختلف دھڑے اور فوجی گروہوں کے سربراہان عمرا نے اس موضوع پر زوردار بحث شروع کر دی کہ مصر کے اگلے وزیر کا تقرر کس طرح ہوگا۔ فاطمیوں کی خواہش تھی کہ ایک کمزور وزیر کو تعینات کیا جائے، اس امید پر کہ وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل نہ کر سکے۔ ایک مضبوط سنی وزیر کا انتخاب شیعہ خلافت کی خصوصی قوت کو بیان نہیں کرتا، جبکہ زینگوڈو نے ایک مضبوط رہنما کی تقرری پر زور دیا جو کہ فاطمی خلافت اور اس کے اندرونی سیاسی منظرنامے پر معنی خیز اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک روز دربار کے ماحول میں اقدامات سے خلافت کے انداخلہ اور بیرونی سیاسی توازن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس خط میں نور الدین نے صلاح الدین کو شرکو کا جانشین بنانے کی سفارش کی تھی اور خلیفہ العدید سے صلاح الدین کو وزیر کے عہدے پر مقرر کرنے کی درخواست کی تھی۔ صلاح الدین کا خاندان برسوں سے نور الدین اور العدید کی بہت بڑی خدمات انجام دے رہا تھا۔ فاطمی امیروں نے اس نامزدگی کی حمایت کی کیونکہ ان کے خیال میں صلاح الدین نوجوان اور ناتجربہ کار تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے وزیر کے کردار میں آ جائے گا۔ دوسری طرف زنید امیروں نے صلاح الدین کی قیادت کو میدان جنگ میں دیکھا اور یقین کیا کہ وہ اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ صلاح الدین مصر کا اصل حکمران بن گیا، فاطمی خلافت کا عظیم الشان وزیر۔ 1196 کے اوائل میں 30 سال کی عمر میں صلاح الدین کے پاس اتنی طاقت اور آزادی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک ہی دور میں تھا۔ خلافت فاطمی اور عباسی خلافت کے درمیان نور الدین کے ذریعے جنگ چھڑی، اور جیسا کہ ہم پہلے ہی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، یہ 2 مختلف خلافت، ایک شیعہ اور دوسری سنی، کبھی بھی دوستانہ اصطلاحات پر نہیں رہیں۔ اس پس منظر میں صلاح الدین کو اب وفاداریوں کی تقسیم کا معاملہ درپیش تھا۔ وزیر کی حیثیت سے انہوں نے مصر میں فاطمی خلافت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا جب وہ نورالشہ کے جنرل تھے۔ ان کی وفاداری زنگید خاندان کے دین کے لیے وہ کرنا بہت مشکل بنا دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو متحد کرنا اور مقدس سرزمین کو صلیبیوں سے آزاد کرانا۔ ان کی وزیر کے عہدے پر تقرری کے بعد ہی
मिस्र में जारी अंदरूनी सियासी जिदोजहद ने सलाउद्दीन पर शदीद दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तवज्जो को मिस्र की दोबारा तामीर और बेहतरी पर मरकूज करने कई अस्पतालों और तालीमी इदारों की तामीर की, जो कि जदीद तालीमी मेयारात के मुताबिक यूनिवर्सिटियों के बराबर हैं। उन्होंने मिस्र के बड़े शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी का सलाउद्दीन अपने मुताला में मसरूफ थे, कौम के लिए अपने मंसूबे के बारे में सोच रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके बाद कई जोरदार दस्तक हुई। सलाउद्दीन ने इस शख्स को अंदर आने का हुक्म दिया। ये अली बिन सुफियान था, जो उसके मुहाफिजों का सरदार था। वो बड़ी खबर लेकर आया। मिस्र के बाज़ अमीरों ने रात के अंधेरे में बगावत करने और सलाउद्दीन को कत्ल करने का फैसला किया था। सलाउद्दीन को शुबा था कि उसे मिस्र के अमीरों की मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं होगी, जो शिया फातमी खिलाफत के तहत एक सुन्नी वजीर को पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसे कत्ल करने की साजिश करेंगे। उसने अभी चंद माह पहले ही शुरुआत की थी। उसने ऐसी गद्दारी के लायक क्या क्या था, लेकिन इसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। बागी हमला करने से पहले इसे तेजी से काम करना था। सबसे पहले उसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो फातमी महल के अहम साजिशी एक आला ओहदेदार को पकड़ ले। उसे फौरन गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अगले दिन इसके बावजूद ये बगावती उमीरान ने तकरीबन 50 के करीब सिफर सिपाहियों के हमरा मिस्र के मुताद्दिद हिस्सों में बगावत का आगाज कर दिया। सलाउद्दीन के हाथों में अब एक खाना जंगी का दौरा था। जैसे जैसे खाना जंगी का सिलसिला जारी रहा, जख्मियों और मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला गया। कई महीनों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई के बाद बागी सरदार एक के बाद एक शिकस्त खाने लगे। सलाउद्दीन को इस बगावत को मुकम्मल तौर पर दबाने में तकरीबन 6 महीने का मुजाहरा नहीं किया गया। वो आतो जंग के दौरान गिरफ्तार हुए के अमीरों के लिए एक मुश्किल सबक था। फिर कभी किसी को मिस्र में सलाउद्दीन के खिलाफ उठने की जुर्रत नहीं होगी। सलाउद्दीन के तेज और पुरज़्म इक़दामात ने मिस्र को एक तवील और खूनी खाना जंगी से बचाया और उसने अपना सबक अच्छी तरह सीखा। उसने रियासत के अहम किरदारों में अपने दरबारी मुकर्रर करदा काबिल एतमाद खानदान के अफराद और दोस्तों को दोबारा बनाना शुरू किया। इसके अलावा इसने लोगों का तकर्रुर भी उनके हसब व नसब और असर व रसूख की बना पर नहीं, बल्कि उनकी सलाहियतों और खूबियों की बुनियाद पर करना शुरू किया। इस तरह सलाउद्दीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक मजबूत और काबिल एतमाद अंदरूनी काउंसिल बना ली। ये वाक़या फातमी दरबार में सलाउद्दीन की सियासी हैसियत को मजीद मजबूत कर दिया। अब वो दोबारा मुल्क की तामीर नौ पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। मुश्किल से 3 महीने सुकून से गुजरे थे। फिर एक बार फिर तबाही हुई। 1169 के आखिर में बाज़ंतैन सल्तनत की सलीबी रियासतों ने फौजों में शमूलियत इख्तियार की और मिस्र पर हमला करने के लिए एक बड़े बहरी बेड़े को वो मिस्र के एक साहिली शहर डीमीटा की तरफ हमला करने के इरादे से तेजी से बढ़ रहे थे। सलाउद्दीन, जो कि असल में मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों में कलाबंदी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मसरूफ अमल थे, क्योंकि वो सलीबी जंजुओं के हमले की उम्मीद रखते थे, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हमला बहेरा रोम की समत से आएगा। उनका गुमान था कि सलीबी फौजें जजीरा नुमा सिनाई के रास्ते जमीनी हमला करेंगे, जैसा कि वो माजी में कर चुके थे। इसका मतलब सलाह के बंदरगाह शहर में फोर्स भेजने में कुछ वक्त लगेगा, ज्यादा जुनूब में मौजूद इस हमले में ताखीर का रास्ता तलाश करना पड़ा। उन्होंने डीमीटा के गवर्नर की जानिब एक पैगाम रसां भेजा और उनसे दरख्वास्त की कि वो समंदर के दाखिली मकाम को बंद कर दें ताकि बहरी जहाज दिफाई हुदूद के अंदर दाखिल न हो सके। उन्होंने इनको एक खत लिखकर बताया कि मदद पहले ही उनकी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने फौरन अपनी फौज को डीमीटा की जानिब मार्च करने की जानिब से इत्तला पहुंची तो दमता के मुहाफिजों ने शहर के दिफाई इंतजामात को मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया और दरियाए नील की इस शाख पर सलीबी जहाजों को समंदर की गहराइयों से बंदरगाह की तरफ कायम कर दिया और वहां पर हमला आवर होने से सलीबी जंजुओं ने फैसला किया कि वो समंदर के रास्ते शहर की नाकाबंदी करेंगे। ये एक ऐसी बात थी जिसकी सलाउद्दीन ने पहले से की मदद से शहर को सामान आसानी भेजने के काबिल था, और अहम बात यह है कि जुनूबी समत से शहर में कुमक भेजी जा सकती थी। इस तरह दुश्मन का सामना किए बगैर किया कि वो शहर को इतनी आसानी से नहीं ले सकते जितनी उन्होंने सोचा था। उन्होंने मुहासरे की बाकायदा हिकमत अमली शुरू की और शहर के दिफा पर हमला करने के लिए मुहासरे के हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैटपुल्टिस, सेज टावर्स और बेलसिट्टे बनाए, लेकिन डीमीटा के मुहाफिज इसके बाद दूसरे सलीबी हमले की एक लहर का दिफा करने में कामयाब सामान मिल रहा था। वक्त बे वक्त मुहाफिजों ने सलीबी जंग के महाजों पर दबाव बढ़ाने के लिए एक जारहाना तर्ज अमल एक मौके पर उन्होंने बाज़ंतैन बहरी बेड़े में दरिया के नीचे एक फायर बहरी जहाज भेजा था। जैसे ही ये बहरी बेड़े तक पहुंचा, फायरशिप के अंदर जखीरा शुदा बारूदी मवाद फट गया,
जिससे ज़बरदस्त जंगी बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। नुकसान पहुंचा। बहुत से मौके पर मुहाफिजों ने न सिर्फ शहर की दीवारों के बाहर बल्कि मुहासरे की लकीरों पर भी हमला किया, रैलियां निकाली और इन मुहासरे के इंजनों को तबाह कर दिया जो शहर की दीवारों पर गोलाबारी करने में मसरूफ थे। डिमीटा को कब्जा में लेने की कोशिशों में कई हफ्ते नाकाम रहने के बाद सलीबियों के पास खुराक और दीगर जरूरी सामान की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मिस्र पर तेज और अचानक हमला करने के उनके मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। उनके खजाने को खुश्क कर बगैर किसी बड़े जानी नुकसान के हमले को जारी रखने की मंसूबाबंदी बाकी अब उनकी पहुंच से बाहर हो गई। लिहाजा जब सलीबी जंगजुओं ने तकरीबन 2 महीने तक डिमीटा के इलाके को मुहासरा में रखा तो उन्होंने आखिरकार मिस्र से निकल जाने का इरादा कर लिया। ये बात दुरुस्त है कि डिमीटा के मुहासरे के दौरान पेश आने वाली जंगें सलीबियों के दीगर हमलों के मुकाबले में इतनी शदीद नहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद मिस्र के एक साहिली शहर पर बाज़ंताएं और सलीबी इत्तेहादी फौजों की मुश्तरका नाकामी वाक़ता सलीबी जंगजू के सलाउद्दीन की लीडरशिप की महारत को साबित किया। मिस्र को बैरूनी खतरात से निपटने में मजीद 5 साल का वक्त दरकार होगा। अब सलाउद्दीन के पास अपने मास्टर प्लान को जारी रखने के लिए मिस्र में वसाइल और मदद मौजूद थी। अगली बार हमारे साथ शामिल हों जब हम मिस्र में सलाउद्दीन की ताकत को मजीद मजबूत करने और सलीबियों के खिलाफ मुस्लिम अक़वाम को एक झंडे तले मुत्तहिद करने की उनकी जिदोजहद का जायजा लेंगे। देखते रहना। सलाउद्दीन हिस्सा सिवम सुल्तान की कार्रवाई। काहिरा मिस्र का शहर। 2 बरस के बाद सलीबी जंगजुओं को डिमीटा की सरजमीन से दस्तबरदार होना पड़ा। ये वाकई एक बहुत ही पुरसुकून दूर था और सलाउद्दीन ने इस खुशगवार वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मिस्र की इस्तेहकाम में इजाफा किया। मईशत में नुमायां बेहतरी आई। फौज की तादाद और ताकत में इजाफा हुआ। मिस्र के कलीदी शहरों की हिफाजती दीवारों को इस मंसूबे के मुताबिक तरतीब से हो सलाउद्दीन ने हुदूद इलाकों में सलीबियों के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए इसका कोई नामजद जानिशी वहां भेजकर कार्रवाई की। मिस्र गिरफ्त के लिए तैयार था। 2 सदियों की फातमी हुक्मरानी के बाद ज़लज़ला तब्दीलियां रूनुमा होने वाली थीं। काहिरा में बिजली के खला को सलाउद्दीन के अब तक के तमाम कामों को ख़त्म करने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई ज़रूरी थी। मज़ीद बरा नूरुद्दीन और बगदाद के खलीफा की जानिब से सलाउद्दीन पर मिस्र में सुन्नी इस्लाम की बालादस्ती को मजबूत करने के लिए शदीद सियासी दबाव था और सलाउद्दीन मुल्क के दूसरे सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत के तौर पर मिस्र के नए हुक्मरान बनने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार थे। फातिमी खिलाफत के आखिरी हुक्मरान अलादीद की वफ़ात के बाद अब सलाउद्दीन के पास ये सुनहरी मौका आया कि वो अपनी हुकूमत की बुनियाद रख सकें। इसके नतीजे में अयूबी सिलसिले की शुरुआत हुई। ये सलाउद्दीन के लिए एक नए और अनजाने इलाके की तरह था। उनके जहन में हमेशा कुछ बड़े और अहम मंसूबे होते थे, लेकिन अब तक उनके पास उन मंसूबों पर अमल दरामद करने की मुकम्मल आज़ादी और गैर मामूली ताकत नहीं। उसके हर ज़ाविये पर उसका पूरा कंट्रोल है। इस तरह सलाउद्दीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। तख्त पर बैठते ही इसने बगदाद के अंदर खलीफा के तौर पर खिलाफत के ऐलान को आम कर दिया। इसके बाद मिस्र खिलाफत अब्बासिया का एक जुज़ बनकर रह गया। सलाउद्दीन मिस्र के सुल्तान के ओहदे के साथ एक जुज़वी तौर पर आज़ाद हुक्मरान बन गया। अगरचे नजरियाती तौर पर सलाउद्दीन अब भी नूरुद्दीन के कमान में था, वो इस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता था। लिहाजा सलाउद्दीन ने नूरुद्दीन के लिए एक अजीम अलशान सालाना खराज तहसीन की तरतीब दी, इस बात की कोशिश करते हुए कि मिस्र में एक बार बैरूनी हिमायत को यकीनी बनाने के बाद मुखालिफ कुछ सलाउद्दीन ने अपने खानदानी अज़ाइम पर तवज्जो मरकूज की। इसमें कोई शक नहीं कि पाक सरजमीन को आज़ाद करने का ख्वाब हमेशा उनके अंदर सुलगता रहता था, लेकिन वो समझ गया कि वो सलीबियों के खिलाफ इस वक्त तक मुहिम नहीं चला सकता जब तक कि वो मिस्र में एक ताकतवर सल्तनत कायम न कर ले। सबसे पहले सलाउद्दीन ने मिस्र में तब्दीली का पहिया मोड़ दिया। उनकी कौंसिल ने टैक्स कोड्स पर नजरसानी की, रियासत की मजीद आमदनी को यकीनी बनाया, बदउनवान सूबाई अफसरान को हुनरमंद और काबिल क़यादत की सतह पर रॉयल्टी को रियासत की मौसर और कामयाब इंतजामिया को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि सलाउद्दीन ने हर किसी को यह जाहिर किया कि जब भी सुल्तान बनने की बात आती है तो उनका अपना एक मुनफरिद तरीकाकार होता था। नूर अल-दीन की क़यादत में शाम और सलाउद्दीन की क़यादत में मिस्र ने 2 मुख्तलिफ अतराफ से सलीबी रियासत यरूशलेम पर हमला करने का बेहतरीन मौका फराहम किया। एक मंसूबा तैयार किया गया। नूरुद्दीन और सलाउद्दीन दोनों ने अपने अपने दारुल हुकूमतों से मार्च शुरू किया, लेकिन मैदान जंग में आधे रास्ते पर सलाउद्दीन काहिरा वापस आ गया। नूरुद्दीन ने खुद को मैदान जंग में तन्हा पाया। उसने हमला जारी रखा, लेकिन बिलाखिर मुहिम कामयाब न हो सकी। आज तक हम यकीन से नहीं जानते कि सलाउद्दीन क्यों पीछे हट गया। उसने नूरुद्दीन को उनकी गैर मौजूदगी में काहिरा में बगावत के इम्कान के बारे में लिखा, जिसके बारे में बहुत से उलमा का कहना है कि यह काफ़ी माकूल वजह नहीं थी।
لیکن جو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس واقعہ نے نور الدین اور صلاح الدین کے درمیان اعتماد میں پھوٹ ڈال دی اور بھی زیادہ وسیع ہوتی جائے گی۔ باوجود اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے تھے، نور الدین صلاح الدین سے کافی حد تک مطمئن تھے۔ وہ ابھی بھی مصر سے خراج کی وصولیابی میں مصروف تھے۔ تاہم صلاح الدین کا عدم ظہور نے زینگڈ کی عدالت میں بہت سی افواہوں اور سازش کے نظریات کو جنم دیا۔ عموماً زنیت کے امیروں نے اسے صلاح الدین کے حکم کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا۔ صلاح الدین سے نور الدین کے خلاف رہے۔ حکومت میں اپنی جگہ بنانے کے بعد ان کے ابتدائی اقدامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ان کی فوج نے مصر کی جنوبی اور مغربی سرحدوں پر جھڑپیں کیں، یمن کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اور بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ایک مضبوط بحری قوت کو مستحکم کیا، جس سے صلاح الدین کا دائرہ اختیار سودان، اس کے خزانے اور سیاسی مدینہ اور یمن نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا اور ان کا اعتماد حاصل کر لیا، جس سے لوگ اس کی حمایت میں متحد ہو گئے۔ مگر جیسے جیسے صلاح الدین کا اقتدار مضبوط ہوا، ایوبیوں اور زنگیوں کے درمیان میں بدگمانی اور تنازعات کے امیر نور الدین کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کا ایک وقت کا نائب اب بہت طاقتور ہو چکا ہے اور اسے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ 1174 میں نور الدین نے اپنی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور صلاح الدین نے اس کے دفاع کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن تیاری کے دوران اچانک نور الدین بیمار ہو گئے اور چند دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ نور الدین کا جانشین اس کا بیٹا صالح تھا، جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ نور الدین کی موت کی خبر صلاح الدین تک پہنچی۔ بلا شبہ اس کے بچپن کے ہیرو اور سرپرست کی موت نے اس کی ذہنی حالت پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ اگرچہ ان کی وفات کے وقت وہ دوستانہ شرائط پر نہ تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کا ہمیشہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اس بنا پر کہ وہ شام کے مسلمانوں کو صلیبیوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی غیر معمولی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود صلاح الدین کو کچھ حد تک اس خاموش رات میں یہ صلاح الدین نے اپنے رہائشی کے درمیان جاری خانہ جنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے اپنی سلطنت کے دلکش اور وسیع افق کی جانب نظر ڈالی تو نور الدین کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے تمام پیچیدہ جذبات نے نہ صرف ان کے ذاتی جذبات کو گہرائی سے متاثر کیا بلکہ اس خبر نے بڑے سیاسی اثرات کا بھی سبب بنا۔ نور الدین کی موت نے پورے علاقے کی جغرافیائی اور سیاسی حرکیات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بلا شبہ نور الدین کا نوجوان بیٹا اس کے باپ کی طرح کی طاقت کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک پاور ویکیوم زینگڈس کے درمیان تصادم کا باعث بنے گا۔ صلیبیوں کو مقدس سرزمین سے بے دخل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مضبوط اقدامات اٹھانے چاہیے۔ مصر اور شام دونوں ممالک میں بغیر کسی مضبوط محاذوں کے صلیبی فوجوں کے خلاف آخری اور حتمی فتح حاصل کرنے کی کوئی بھی ضمانت موجود نہیں ہے، اور نور الدین کی غیر موجودگی میں صلاح الدین کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کرے۔ ممکن ہے، لیکن اگر شام غلط لوگوں کے قبضے میں آ جائے تو پھر صلیبی قوتیں ایک نئی شراکت داری قائم کر سکتی ہیں، روکنے کے لیے اسے پہلے شام کی فوج کو شکست دے سکتی ہیں۔ وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اقدار اور اسلامی تعلیمات جن کے ساتھ وہ پروان چڑھا اسے ایک خاندان کے مقابل میں جنگ کرنے کے لیے بغیر کسی قسم کے اشتعال کے قابل نہیں۔ یہ اس کے لیے ایک منافقت کی مثال ہوگی۔ اسے اپنے عقیدے کے اعلیٰ معیارات کے مطابق پاک سرزمین پر فوجوں کی قیادت کرنے کے لیے غیر موزوں بنا دینا۔ صلاح الدین ایک بہت ہی جوشیلا انسان تھا، مگر اس کی خواہشات کبھی بھی اس کے اخلاقی اصولوں سے بڑھ کر نہیں تھیں۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ جانتا تھا کہ اگر وہ مقدس زمین کو صلیبی جنگجوؤں سے آزاد کرانے میں موفق ہونا چاہتا ہے تو اس کام کو انتہائی سیاسی پشت پر چھرا گھونٹ کر دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جو اس کے زندگی بھر کے مقصد کو فجر کی روشنی پھیلی اور قاہرہ کی شاندار مسجد کے بلند میناروں سے نماز کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو صلاح الدین نے آخرکار اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس نے صبر کرنے اور شام کے سیاسی بحران میں خود کو شامل نہ کرنے کا عزم کیا۔ عارضی طور پر انہوں نے مقدس زمین کے لیے اپنے دائمی مشن کو روک دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک قاصد جو صلاح الدین کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا تھا دمشق میں داخل ہوا۔ مصر کے سلطان نے نوجوان شہزادے کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جب بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ صلاح الدین کا پیغام جب دمشق پہنچا تو ایک اور اطلاع صلاح الدین کے دربار میں قاہرہ میں آئی۔ مصر پر حملہ ہو رہا تھا۔ صلیبیوں اور سسلوہے کے ایک بڑے بحری جہاز نے تقریباً 200 جنگی ہوائی جہاز، 40 سے زائد ٹرانسپورٹ بحری جہاز اور 1000 سے بھی زیادہ نائٹ موجود تھے۔ یقیناً یہ ایک غیر معمولی حملہ تھا، مگر اس دفعہ صلاح الدین نے پچھلے تمام موقعوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تیاری کی تھی۔ محافظوں کو مضبوط بنانے کے لیے فوراً ہی سپاہیوں اور ضروری سامان کو اسکندریہ روانہ کر دیا گیا۔
ابتدائی حملہ مسلمانوں کے لیے کافی سخت تھا، مگر جب مدد شہر کے اندر بندرگاہ پر موجود مسلمانوں کی تمام جنگی زیادہ تجارتی بحری جہاز سسلین کے دوسرے روز کے ہاتھوں تباہ جب حملہ آوروں نے اسکندریہ کی دیواروں کے قریب اپنے محاصرے کے ٹاورز کو مقرر کیا، تب مسلمان محافظوں نے اچانک حملہ کر کے دروازے سے باہر نکل کر دشمن کے حوصلے کو شکست دینے کی زبردست کوشش کی۔ انہوں نے محاصرے کے ٹاورز کو آگ لگا دی، دشمن کے خیموں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ حملہ کرنے والوں کے لیے مقدار میں ہتھیار اور خزانے اپنے ساتھ جیسے جیسے یہ محاصرہ کئی روز تک برقرار رہا، حملہ کرنے والوں کی قوت میں کمی آنے لگی۔ ان کو اضافی مدد کی سخت ضرورت تھی، مگر صلیبی مملکتوں کی جانب سے کیے گئے وعدہ شدہ امداد کا سلسلہ کبھی بھی شروع نہیں ہوا۔ یروشلم میں ان کی بادشاہت ان کے 13 سالہ فرزند بالڈون چہارم کے حوالے کر دی گئی، جو کہ جزام کی بیماری میں مبتلا تھے۔ املک کی اس اچانک وفات نے صلیبی لشکر کو جنگ کے میدان میں وعدہ شدہ فوجی ساز و سامان بھیجنے سے روک دیا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اپنے اور نئے صلیبی بادشاہ کے درمیان جنگ بندی شروع کر دی، جس سے سلسلوہے کو جنگ میں لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے ایک بڑی فوج کے ساتھ اسکندریہ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ سسلین کو شکست تسلیم کرنا پڑی۔ صلاح الدین کے دور حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا تھا، در حقیقت اس کی عسکری اور سفارتی صلاحیتوں مگر تمام خبریں خوشگوار نہیں تھیں۔ دوبارہ شام کی جانب دیکھا جائے تو نوجوان شہزادہ صالح سرکردہ زینگڈ رہنماؤں کے درمیان جھگڑے میں ایک معمولی سپاہی بن کر رہ گیا۔ وہ شہزادہ حلب میں موجود تھا اور حلب کے امیر گامشتگین نے شام میں اپنے سیاسی دبدبے کو بڑھانے اور دمشق سے شروع ہونے والے علاقے کے دیگر امیروں کو ختم کرنے کے لیے شہزادے کی سرپرستی کرنے کا ارادہ رکھا تھا۔ حلب کے امیر کا سیاسی دمشق کی مدد کے لیے امیر سے انکار کر دیا۔ اس لیے جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو دمشق کے حاکم کو صلاح الدین سے مدد طلب کرنی پڑی۔ یہ درخواست صلاح الدین کو شام میں اقتدار کی جدوجہد میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے، مگر صلاح الدین کو فوری طور پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنے اور پھر شام کی جانب روانہ ہونے کے لیے کئی ہفتوں کا وقت نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ اپنے ساتھ 700 بہترین سواروں کو لے کر دمشق کی طرف تیزی سے چل پڑے۔ یقیناً یہ ایک خطرناک حکمت عملی تھی، وہ صلیبی علاقوں میں اچھے نتائج کا اظہار کیا گزرے۔ صلاح الدین نے دشمن کی سرزمین میں اس قدر تیزی سے سفر کیا کہ صلیبی فوجیں اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ بالآخر صلاح الدین دمشق پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اس سے پہلے کہ گامشتگین کی افواج نے شہر پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بندی کی۔ یہ صلاح الدین کی جانب سے ایک عمدہ فیصلہ تھا، کیونکہ اب دمشق کسی بھی قسم کی سخت مزاحمت کے لوگوں نے صلاح الدین کا اپنے محافظ کے طور پر کھلے بازوں سے انہوں نے بہت سا وقت دمشق میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے اور مقامی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر مزید طاقتور بننے کے چند دن بعد صلاح الدین نے حلب کی جانب تیزی سے پیش قدمی کی، اس شہر کو گھیر لیا اور پھر شہزادہ اصالح کی سرپرستی حلب کے محاصرے کے دوران ایک تاریک رات جب صلاح الدین ایک نجی خیمے میں اپنے امیروں کے ساتھ منصوبوں پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، کوئی اندھیرے سے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ننگا چاقو تھا۔ اس نے چاقو سے وار کرنے کی کوشش میں صلاح الدین پر چھلانگ لگا دی۔ یہ صلاح الدین کا خفیہ فرقے کے ساتھ پہلا مقابلہ تھا جسے قاتل کہتے ہیں۔ اب تک ہم نے صلاح الدین کو اقتدار میں آتے اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کرتے دیکھا ہے۔ جیسا کہ ہم ان کی زندگی کے واقعات کو مزید دریافت کریں گے، ہم ایک نئے باب کو کھلتے ہوئے دیکھیں گے۔ جدوجہد، تعطل اور چیلنجوں سے بھرا ایک باب، ایک ایسا دور جس میں صلاح الدین اپنا زیادہ تر وقت اور کوشش صلیبیوں کے بجائے اپنے ساتھی مسلمانوں سے لڑنے میں صرف کرتا ہے۔ صلاح الدین پارٹ 4 کے نقصانات۔ شام حلب، شام 1175۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، صلاح الدین نے قریبی پہاڑی سے دیواروں والے شہر حلب کی طرف دیکھا۔ اس سے چند گھنٹے قبل اس کی زندگی پر قاتلانہ حملے نے اسے شدید طور پر پریشان کر دیا تھا۔ اس نے گمشدگی کی چالاکی اور ہوشیاری کو بہت کم اندازہ لگایا تھا۔ صلاح الدین کبھی نہ سوچا کہ گمشدگین قتل کے لیے قاتلوں کو کرایہ پر لے گا۔ شام کی گہری پہاڑیوں میں خود کو مزید مضبوط بنانے والا ایک رازدار گروہ موجود تھا، جو کہ مسلم اور صلیبی دونوں فریقوں کے اعلیٰ سطح کے سیاسی رہنماؤں کی ہدف بنانے کے لیے معروف تھا۔ یہ گروہ اپنی ٹارگٹ کلنگ کی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ نظریاتی طور پر وہ شیعہ فرقے کی پیروی کرتے تھے اور اس طرح وہ فاطمی خلافت کے خاتمے کے لیے صلاح الدین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے گامشتگین کے لیے قاتلوں کے رہنما راشد الدین سنان کو صلاح الدین پر حملہ کرنے کے لیے راضی کرنا بہت آسان تھا۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں صلاح الدین کو اطلاع ملی ہے کہ طرابلس کے ریماڈ کے زیر قیادت
सलीबी फौजों को इकट्ठा किया जा रहा है और वो सलाह अल दीन के शाम के सरहदी इलाकों में दहाड़े बोल रहे हैं। ये एक आम बात थी कि गुम्श्तगें कभी इस वाक़या में कुछ न कुछ पहेली के तमाम टुकड़े अब अपनी मखसूस जगहों पर गिरने लगे थे। सलाह उल दीन के लिए यह देखना मुमकिन था कि गुम्श्तगें हकीकत में कितना बड़ा गद्दार। उसने हलब के मजबूत किले की जानिब नजर डाली। इसे एहसास हुआ कि शाम पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करने का इसका ख्वाब कितना दूर है। हलब पर कब्जा करना एक दौर की कूद लगता था, अब बहुत दूर। सलाह उल दीन को सलीबियों की जानिब से आने वाली धमकी का फौरी जवाब देने की जरूरत थी। वो हलब जैसे महकम और मजबूत कलाबंद शहर पर मुहासरा बरकरार रखने के लिए अपनी जान और अपनी फौज के नुकसान को खतरे में डालने की इस्तेताअत नहीं रखता था। इस राउंड में गुमसिटीगेन ने कामयाबी हासिल की थी। सलाह उल दीन ने मुहासरा खत्म कर दिया और अपनी फौज को वापस दमिश्क ले गए। वहां से उसने छापामार सलीबियों को रोकने के लिए फौज भेजी। शाम में सलाह उल दीन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त ने जंगी क़यादत के दायरे में बहुत ज्यादा हसद को जन्म दिया। ज़ंगियों का नया उभरता हुआ सरदार सैफ अल दीन, जो कि नूरुद्दीन का कजिन था, इसको साले और गुमश्तगीन के रूप में शहजादे की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। सैफ अल दीन ने बहुत जल्दी ज़ीनत अमीरों के दरमियान झगड़ों को ख़त्म करते हुए उन्हें यकजा किया और मूसल और हलब समेत एक काफ़ी बड़े इलाके में अपनी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम कर लिया। शाम में सलाह उल दीन की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, जिसमें कहा गया कि सलाह उल दीन यरूशलेम को सलीबियों से आज़ाद कराने की अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। शाम में सलाह उल दीन की साख को मुक़द्दस जंग के एक जंगजू के तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से सलाह उल दीन पर एक्शन लेने का शदीद दबाव था। लेकिन इसकी फ़ौज अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि यरूशलेम पर दोबारा कब्जा कर सके। चुनांचे इसने एक और मंसूबा बनाया। सलाह उल दीन ने शाम के इलाके में, खास तौर पर सीम और हमा के शहरों में, अपनी फौजों को मजीद मजबूत बनाया। इसके बाद वो इन मजबूत मकामात से सलीबी रियासतों के सरहदी इलाकों में और बहुत से मामलात करने की पोजीशन में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये फतूहात ज़नियत के खिलाफ सलाह उल दीन के लिए एक साथी के तौर पर काम करती थीं। प्रोपेगेंडा सलाह उल दीन की मकबूलियत शामियों में इतनी बढ़ गई कि पहले कभी नहीं थी। अगले हफ्तों में ज़ैनगुड्स और ईवेड्स के दरमियान सियासी और इलाकाई तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि जंग से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मार्च में हमा के करीब 1175 सलाह उल दीन की फौजें बहुत ज़्यादा थीं और उसका अपने साथी मुसलमानों से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। चुनांचे सलाह उल दीन ने हमस और हमा को ज़ंगियों के हवाले करने की तजवीज़ पेश की और उसके बदले में शहजादी साले की जानिब से दमिश्क के हुक्मरान होने का एतराफ़ किया। मगर ज़ैनगुड्स की फ़ौज सैफ अल दीन की क़यादत में कोई हरकत न कर सकी। उन्होंने फैसला किया कि शाम की सरजमीन को खाली कर दिया जाए, अपने हथियार डाल दें और मिस्र की तरफ रुख करें। बातचीत में कामयाबी न मिली और तसादुम सलाह उल दीन की फौजी महारतों और तजुर्बात में इसकी हालिया फौजी मुहिम्मात से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये इस बात से जाहिर होता है कि उसने मजबूत हरीफ का मुकाबला करने के लिए अपनी अफवाज को किस तरह तरतीब दिया। उसने अपनी फौज को दरियाए ओरोंटीस की घाटी के किनारे हामा की पहाड़ियों के सींगों पर रखा। जब ज़ैनगुड्स ने हमला शुरू किया तो उन्हें खुद को ऊपर की समत में जंग करते हुए पाया गया और एक जानिब दरिया के किनारे पर धकेल दिया गया, जिससे ज़िंगडस का अददी बरतरी खत्म हो गई। सलाह उल दीन ने अपने सबसे ज्यादा तजुर्बाकार सिपाहियों के साथ एक मजबूत जवाबी हमला किया और फौरन ही ज़ैनगुड फौज के एक हिस्से को शिकस्त दे दी। एक और बाजू पीछे की तरफ चल दिया। इसके फौरन बाद ज़िंगडस को 3 मुख्तलिफ समतों से घेर लिया गया और उन पर हमला किया गया। ये सलाह उल दीन की एक अमली और कामयाबी अज़्म के साथ अब सलाह उल दीन ज़ैनगुड्डों को जंग बंदी के लिए मजबूर करने की सलाहियत रखते हैं। ज़ैनगुड्स ने एतराफ़ किया कि सलाह उल दीन को शाम में अपने ख़तों को मुस्तहकम रखने की ज़रूरत है, मगर शहज़ादा अब भी सैफ अल दीन की हिफाजत में हलब शहर में क़याम पजीर होगा। आखिर में शाम के मुसलमान बाशिंदों के दरमियान अमन की एक हालत बिलाखिर मुस्तहकम हो गई। ज़ैनगुड्स के मुकाबले में कामयाबी सलाह उल दीन के सियासी सफ़र में एक नुमायाँ और फैसलाकुन मोड़ साबित हुई। इस जीत के फौरन बाद अब्बासी खिलाफत ने बगदाद में सलाह उल दीन को मिस्र और शाम का सुल्तान और एक मुकम्मल खुद मुख्तार हुक्मरान के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। अब उन्हें ज़ैनगुड शहजादे की हिमायत सरपरस्ती की कोई ज़रूरत नहीं रही, चाहे वो काहिरा हो या दमिश्क। उनके सरकारी अलकाबात के साथ सके धड़ाधड़ तैयार किए जा रहे थे और मसाजिद में खुसूसन नमाज जुमा के खुतबों में उनके नाम को इज्जत के साथ पुकारा जाने लगा।
जिससे फैसला कुल हुक्मरानी की हैसियत मजीद मजबूत। सरकारी तौर पर सलाउद्दीन अब ज़ैनगुड खानदान का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन उसकी खुशकिस्मती ज्यादा देर तक कायम न रही। 1175 के मौसम गर्मा के दौरान एक बुरी खुश्क साली ने सलीबियों के साथ लड़ाई के तसलसल को नामुमकिन बना दिया। सलीबी जंगजू भी इस पेचीदा सूरत हाल के जाल में फंस चुके थे, इसलिए उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी के साथ अमन का मुआहिदा किया और मौजूदा तनाज़ात को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इससे सलाउद्दीन को अपनी फौजी कार्रवाइयों से कुछ वक्त निकालकर अपनी बढ़ती हुई सल्तनत की इंतजामिया पर ज्यादा बेहतरी से तवज्जो देने का मौका मिला, जिसकी हुदूद मिस्र, यमन, मक्का, मुश्किल से एक बरस शाम तक फैली हुई। शाम में एक बार फिर सियासी अफरा तफरी ने सर उठा लिया। सैफुद्दीन सलाउद्दीन के खिलाफ जंग करने और अपने इलाके दोबारा हासिल करने की तलाश में मुसीबतों का सामना करने लगा। इसके नतीजे में सलाउद्दीन ने अपनी फौजों को इकट्ठा किया और दमिश्क से हलब के दौरान शुमाल के सुल्तान नामी मकाम पर पहुंचे तो उनका सामना सैफुद्दीन की फौज से हुआ। सलाउद्दीन के सिपाही, जो उनके तवील मार्च से काफी थक चुके थे, लेकिन ज़ैनगुड के रहनुमाओं में क़ियादत और जंगी महारत की अमूमी कमी की वजह से लड़ाई के आगाज की वजह से अयूबी फौज को आराम करने और अपनी ताकत को दोबारा बहाल करने का एक गैर मुतवक्के मौका। जब आखिरकार अगले दिन मरका आगाज पजीर हुआ तो जंग के माहिर सलाउद्दीन ने ज़ैनगुड के रहनुमाओं की कमजोरियों से पूरा फायदा उठाया। जब दोनों लश्कर के बाजू एक दूसरे के साथ मिले तो सलाउद्दीन अहम मरकज की जानिब बढ़ने लगे। ज़ैनगुड के सिपाही इस गैर मुतवक्के हरकत से हैरान होकर परेशान हो गए और अपनी सफ़बंदी को बरकरार रखने में नाकाम हो गए। ज़ंगियों को शिकस्त दे दी गई और सैफ अल-दीन महज बच गया। तमाम ज़ैनगिद जंगी कैंप, जिनमें घोड़े, हथियार और रसद की गाड़ियां शामिल थीं, अयूबियों ने अपने कब्जे में ले लिए। जो दौलत पकड़ी गई सलाउद्दीन ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, एक ऐसा रिवाज जिसे सलाउद्दीन ने अपनी जिंदगी की हर जंग में अपनाया। सैफुद्दीन ने हलब से फरार इख्तियार किया। जंग खत्म होने के बाद सलाउद्दीन ने शुमाल की समत में सफर किया और फिर शुमाली शाम के कई और कस्बों को ज़ीनत की कमान से बाजियाब कर लिया। उसने हलब के खित्ते को उबूर किया और किला इज़्ज़त के अर्द गिर्द मुहासरा कर लिया, जो कि एक मजबूती से कायम और हिकमत अमली के लिहाज से कलीदी अहमियत। मुहासरे के दौरान एक रात सलाउद्दीन अपने खैमे में अपने अमीरों से बहस कर रहा था। सियाह लिबास में मलबूस एक शख्स अचानक खैमे में दाखिल हुआ और सलाउद्दीन के सर में चाकू से वार किया। खुशकिस्मती से सलाउद्दीन ने अपनी पगड़ी के नीचे जंजीर का हुड पहन रखा था और पहला धचका फिसल गया और सिर्फ इसका गाल कट गया। सलाउद्दीन ने इस आदमी का चाकू हाथ में पकड़ा और मरोड़ना शुरू कर दिया। कातिल ने सलाउद्दीन की गर्दन पर दोबारा वार करने की और उनकी मुज़ाहमत की काबिलियत ने कातिल को उन पर एक खतरनाक ज़र्ब लगाने से बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमला आवर का चाकू सलाउद्दीन के कंधे पर मौजूद चमड़े के बख्तर को काटने में कामयाब हो गया और उन्हें जख्मी कर दिया। इस वक्त तक खैमे में मौजूद अमीरों को मुकम्मल तौर पर एहसास हो चुका था कि सच्चाई किया है और वो अपने सुल्तान की हिफाजत के लिए फौरन सारा वाक़या जारी था जब हमला आवर को उन्होंने मार डालने के अंदर दाखिल हैकर अमीर अफराद पर हमला शुरू कर दिया। मगर अफरा तफरी और बुलंद चीखों पुकार ने गार्ड्स को बहुत चौकस बना दिया था। वो तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचे और कातिलों को कत्ल कर दिया। सलाउद्दीन को जो जख्म आए थे वो बहुत शदीद नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा कांप रहे थे। उसने फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की संगीन खतरा की चारों तरफ पहरे बिठा दिए ताकि किसी भी घुसने वाले को किसी का ध्यान न दे सके। एक माह की तवील मुहासरे की मुद्दत के बाद इज़्ज़त का मजबूत किला आखिरकार गिर पड़ा। अब हलब को मुकम्मल तौर पर मुहासरे में ले लिया गया था। सलाउद्दीन की ख्वाहिश नहीं थी कि वो एक जामे हमला करके शहर को बर्बाद कर दे। ऐसा करने से दोनों फरीकों के दरमियान खूनरेजी बहुत बढ़ जाती और सलाउद्दीन को अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ मुहिम जोई को बिला वजह तूल देना दानाई की बात नहीं लगती। लिहाजा जब हलब में ज़ंगियों ने जंग बंदी की तजवीज़ पेश की और सलाउद्दीन के सामने मजीद इलाकाई कंट्रोल की पेशकश रखी, हलब के अलावा उसने पूरे शुमाली शाम को अयूबी खानदान ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। अब वो वक्त आ चुका है जब कातिलों के साथ हिसाब किताब बराबर किया जाए। सलाउद्दीन ने इन इलाकों में जो कातिलों के ज़ेर इंतज़ाम थे एक बड़ी मुहिम का आगाज किया। बहुत जल्द वो मस्क के इस किला तक पहुंच गया जो दरअसल कातिलों के मरूफ रहनुमा राशिद अल-दीन सिनान की मलकियत थी। सलाउद्दीन ने किला को मुहासरा में ले लिया। रोज बरोज सलाउद्दीन ने किला पर काबू पाने के लिए अपनी फौज को भेजा। जब भी दिफाई फौजों ने जबरदस्त मुजाहमत की, मुहासरा ज्यादा तवील और खूनरेजी भरा हुआ हो गया, लेकिन सलाउद्दीन उसकी अंजाम तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता था, इसलिए जंग जारी रही। आखिरकार दिफाई फौजों ने हथियार डाल दिए और सुलह की तजवीज़ पेश की। अब सलाउद्दीन के पास दो इख्तियारात थे।
وہ تو امن کو تسلیم کر सकता था या फिर मुहासरा की सरजमीन पर दीवारों और बुर्जों के साथ मुस्तहकम थी, एक मजबूत दिफाई मंजर पेश करती थी। इस कला को अपने कब्जे में रखने का फैसला सलाउद्दीन के लिए एक भारी नुकसान और अपनी फौजी ताकत को काफी हद तक कमजोर करने के मुतरादिफ होगा। ये सूरत हाल सलीबियों और जंगियों को उसके खिलाफ तमाम अवामिल के गौर से जायजा लेने के बाद करेगी। सलाउद्दीन ने एक बहुत ही दानिशमंदी से भरपूर रास्ता अपनाया। उन्होंने जंग बंदी को कबूल कर लिया और एक मुआहिदा पर दस्तखत किए गए। राशिद अद-दीन सिनान ने सलाउद्दीन के खिलाफ दोबारा हमला न करने की कसम खाई और उनकी बैत की। अगरचे कातिलों का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ था, लेकिन सलाउद्दीन की सलाहियत में यह बात शामिल है कि वो एक दुश्मन को अपनी ताकत में तब्दील करने की कुदरत रखते हैं, एक कमजोर दुश्मन जिसके बारे में फिक्र करना जरूरी है। बिलाखिर शाम में हालात मुस्तहकम हो चुके थे। ज़ैनगुड्स अब किसी भी किस्म का खतरा नहीं बनते थे। कातिलों को काबू कर लिया गया था। सलाउद्दीन के पास अब अमन का एक मुख्तसर अरसा था। वो आखिरकार अपने हतमी मकसद यरूशलेम की तैयारी पर तवज्जो मरकूज कर सकता था। वो काहिरा वापस आया, मुख्तलिफ महाजों पर अपने इलाकों की मजबूती पर तवज्जो मरकूज की, अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और यरूशलेम को वापस जीतने के लिए सलीबियों के खिलाफ भरपूर हमले की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। अपने साथी मुसलमानों के साथ बरसों की सियासी जिदोजहद और खूनरेजी के बाद सलाउद्दीन ने सोचा कि अब वो अपना हतमी मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसे बहुत जल्द मौत के खौफ से बचते हुए जंग के मैदान से फरार होने की जरूरत है। ये सलाउद्दीन की जानिब से सलीबियों के खिलाफ चलाई गई उनकी अव्वलीन बड़ी मुहिम थी, जिसका अंजाम उनकी जिंदगी की इंतहाई तबाहकुन शिकस्त के तौर पर हुआ। कि जंग में ऐसा हुआ, सुल्तान सलाउद्दीन नाकामी में उसने कामयाब होना सीखा। 26 नवंबर 1170 जो ही जजीरा नुमा सिनाई के वसी सहराई इलाके में सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, एक छोटे लेकिन तेज रफ्तार घड़सवारों का गिरोह काहिरा की जानिब बढ़ने लगा। ये गिरोह सलाउद्दीन और उनके कुछ खास मुहाफिजों पर मुश्तमिल था। सलाउद्दीन खुद इस गिरोह के वस्त में मौजूद थे। उनके जहन पर गुस्से और शर्मिंदगी के गहरे बादल मंडला रहे थे। वो इस नाकामी के बारे में गौर कर रहे थे जो उन्होंने दोपहर तमाम का सामना किया था, लेकिन इसके बावजूद उसका मिशन नाकाम हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो सलीबियों से कैसे हार सकता था? मुनचसर्ड की लड़ाई में सलाउद्दीन की शिकस्त को समझने के लिए हमें चंद हफ्ते पहले देखना होगा। जब सलाउद्दीन ने नवंबर के अवाइल में 1177 में अपनी मुहिम का आगाज किया तो उसके पास 18 सिफर सिपाही और 8000 अशराफिया ममलूक थे। ममलूक आला तरबियत याफ्ता, सबसे ज्यादा हुनरमंद और सलाउद्दीन की फौज के सबसे ज्यादा पायदार यूनिट थे। उनका मुवाजना 12वीं सदी की यूरोपीय फौजों के नाटों से किया जा सकता है। सलाउद्दीन की फौज इतनी मजबूत थी कि किसी भी फौज का मुकाबला कर सलीबी इलाके में दाखिल होने के बाद जमा कर सकती थी। फौज ने मुख्तलिफ सलीबी गढ़ों को खुराक की फराहमी में कमी के मकसद से छापा मारना शुरू कर दिया। सलाउद्दीन ने तेजी से दीरोमा और गजा में सलीबी कलों से गुजरा। उसने इन कलों में से हर एक पर एक छोटी सी चौकी छोड़ी, लेकिन जंग में हिस्सा नहीं लिया। जल्द ही फौज इस्कालविन तक पहुंच गई, एक भारी कलाबंद और हिकमत अमली के लिहाज से अहम सलीबी शहर। यहाँ सलाउद्दीन ने अपनी अहम फौजों को डेरे डाले और कुछ फौजियों को उसके अराहत भेज दिया ताकि सलीबियों के मरकज़ में और भी उसने किसी भी तरह से शहर को मुहासरे में नहीं लिया। ये एक गैर मामूली वाक़या है जहाँ सलाउद्दीन ने दुश्मन के मजबूत कलाबंदियों को जानबूझकर अपने फौजी दस्तों की अव्वलीन सफ़ों के पीछे छोड़ दिया। पहले दीरोमा और गजा को और फिर इसके बाद इस्कलॉन को। ये फैसला आने वाले वक्तों में सलाउद्दीन के लिए एक बड़ी उनकी पेशकदमी में रुकावटें, यहाँ तक कि कुछ फौजी यरूशलेम से 40 किलोमीटर के फासले पर रामला तक पहुंच गए। ऐसा लगता था कि इससे पहले कि सलाउद्दीन अपनी फौज के साथ यरूशलेम के दरवाजों पर नमूदार होगा। सलाउद्दीन की फौज की इस पेशकदमी से सलीबियों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। किंग बॉल्डॉन चहारुम ने अपनी सल्तनत के हर काबिल आदमी को हथियार उठाने और जंग में शामिल होने में मुब्तला होने के बावजूद उसकी सेहत इतनी मुस्तहकम थी कि वो अपनी फौज के साथ जंग में सवार हो सकते थे। इसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए मुख्तलिफ सलीबी रियासतों के शहजादे उसकी फौज में शामिल हो गए। इनमें किरुक का शहजादा चीटिलोन का रेनॉल्ड भी था, एक ऐसा नाम जिसे हम मुस्तकबिल के वाक़यात में कसरत से वापस बॉल्डॉन चहारुम के जंगी मंसूबे की तरफ। इसे अपनी रियाया के सामने यह साबित करना था कि वो एक काबिल बादशाह है जो हमला आवरों का मुकाबला करेगा और अपनी सल्तनत को छीनने नहीं देगा। उसने फैसला किया कि सलाउद्दीन यरूशलेम पहुंचने तक इंतजार न करे, बल्कि सवारी से बाहर आना फैसला था, क्योंकि उसके पास सलाउद्दीन के 26 ज़ीरो का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 7000 आदमी थे। लेकिन इसे सलाउद्दीन के छापामार फौजियों से बचते हुए अपनी फौज के साथ इस्कालविन पहुंचना पड़ा।
अगर स्काल्विन तक पहुंचने से पहले दरियाफ्त किया गया तो वो अपनी फौज का दिफा नहीं कर सकेगा। इंतहाई बदकिस्मत मोड़ पर बाल्डोन की जानिब से भेजे गए स्काउट्स ने दरियाफ्त किया कि स्काल्विन को मजबूती से नाकाबंदी करने के लिए मुस्लिम फौजी दस्ते काफी हद तक पतले फैले हुए हैं। ये ग्रुप एक दूसरे से इतने फासले पर थे कि वो इस तरह की खला की मौजूदगी और नज़्म व ज़ब्त के फुकदान की वजह से सलीबियों ने इसे एक सुनहरी मौका समझा और मुसलमानों के घेरे हुए इलाके से फायदा उठाते हुए स्काल्विन बाल्डोन चहारुम के स्काल्विन पहुंचने से पहले यह खबर सलाउद्दीन तक पहुंच गई। फिर भी हैरत अंगेज तौर पर उसने इस बार भी मंगनी न करने का फैसला किया। हम यकीन से नहीं जान सकते कि सलाउद्दीन के दिमाग में क्या चल रहा था। शायद इसने सोचा था कि वो अपनी फौज की ताकत को खर्च किए बगैर बाल्डोन को स्काल्विन में पकड़ सकता है, लेकिन इस तरह बादशाह सलाउद्दीन के मंसूबे को अमली जामा पहनाना आसान बना बाल्डोन आइस ने सलाउद्दीन को हैरान कर दिया। 25 नवंबर की सिपहर 1170 बाल्डोन चहारुम तकरीबन 375 नाटों के साथ जो धाती बख्तर बंदों और मजबूत घोड़ों के साथ महफूज थे, स्काल्विन के करीब सलाउद्दीन के मरकजी कैंप पीछा किया और मुसलमानों की फ्रंट लाइन के खिलाफ तोड़-फोड़ की। सलाउद्दीन को इस खतरे का बहुत देर से एहसास हुआ। अगरचे इसने अपने बिखरे हुए फौजियों को जमा होने के अहकामात भेजे थे, लेकिन वो सलाउद्दीन से दोबारा मुनज़्ज़म और अपनी फौजें मंचीस नामी पहाड़ी की चोटी पर खींचने की कोशिश की। लेकिन सलीबियों के ताकतवर इल्जाम ने अपनी चाल चल दी और सलाउद्दीन की लकीरें टूट गईं। सलाउद्दीन ने हमले का मुकाबला करने के लिए 2 बार अपने फौजियों को जमा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों कोशिशें नाकाम रहीं। सिपाही भागने लगे। सलीबी जंगजू सलाउद्दीन के इतने करीब पहुंच गए कि सुल्तान सलाउद्दीन के अपने वाक़यात चंद अशराफिया मालूक मुहाफिज थे। 3 पिल्लर नाइट उसके इतना करीब आया कि इसने सलाउद्दीन के सीने पर लांस मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से सलाउद्दीन के 3 मुहाफिज काफी करीब थे और उसकी मदद के लिए आ सकते थे। सुल्तान के जख्मी होने से पहले सलाउद्दीन ने पूरे मुस्लिम कैंप को पीछे हटाना था। हालांकि सलाउद्दीन का हिफाजत पीछे हटने की सलाहियत रखता था, मगर उसकी फौज के लिए यह मुमकिन न था। इसके लश्कर का एक जुज्व सिर्फ मोंटीसर्ट की जंग में शरीक हुआ और सलीबी लश्करों ने उन्हें शिकस्त दी, उन पर जोरदार हमले किए। दीगर फौजी दस्ते जो काफी दूर तक फैला हुआ था, उन पर भी हर तरफ से हमले हुए। बाद अज़ां पीछे हटते वक्त भी वो कले जो अगली सफों के पीछे रह गए, मुस्तकिल हमले इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज्यादा उदास और शर्मिंदा सलाउद्दीन के सिपाहियों के लिए मोंटीसर्ट में होने वाली जज्बाती नुकसान सलाउद्दीन की हिम्मत अमली के लिए एक बड़ा झटका। सलाउद्दीन इस वक्त नाकाबिल यकीन हद तक कमजोर पोजीशन में था। इसकी सल्तनत सलीबियों के साथ साथ शाम में उसके हरीफों के सामने भी कमजोरी का शिकार थी। मुसलमानों का मोराल कई दहाइयों में सबसे कम सतह पर था। सलाउद्दीन बखैरियत काहिरा में दाखिल हुए की खुशी में गनीमत का मुजाहरा तंजीम का आगाज किया। अब जो कुछ हम सलाउद्दीन के बारे में समझते हैं वो ये कि वो हथियार डालने वाले में से नहीं थे। उन्होंने बिलाशुबा मोंटगेसर्ट की जंग के बाद कई कठिन सबक हासिल किए थे और हमारे हीरो सलाउद्दीन वो शख्सियत थी जिसने अपनी गलतियों से दुरुस्त सबक अखज़ किया। इस वाक़ये के बाद अगले मरतबा के सलाउद्दीन ने एक रहनुमा की तैयारी के सदर तैयारी हासिल की है, अगले चंद महीनों में पेश आने वाले हालात से वाज़ेह हो गया। सलीबी जंगजुओं ने अपनी फतह के जोश में शाम के स्ट्रेटेजिक लिहाज से मानी खेज शहरों शाम के बाद जैसे कि हमें भी सलाउद्दीन पर हमले का आगाज को देखकर उनके खिलाफ बगावत की, लेकिन सलाउद्दीन अपने नुकसान पर काबू पाने में होशियार और तेज। वो जल्दी ही शाम की तरफ वापस लौट आया और वहां जाकर अपनी फौजों को मुख्तलिफ महाजों पर मुनज़्ज़म किया। बगावत को बहुत तेजी के साथ दबा दिया गया, अगरचे उसे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। इसके बाद हमा में सलाउद्दीन की फौजों ने एक निहायत हतमी फतह हासिल की जिसने सलीबियों की पेश कदमी को रोक दिया। सलाउद्दीन ने खुद हमस के नजदीक अपने कैंप लगाए और सलीबियों के साथ मुतअद्दिद झड़पों में शिरकत की, मगर बाल्डोन चहारुम ने इसके में गलबा हासिल किया और सलीबियों को मजीद दबाव डालने की एक कोशिश में उन्होंने जैकब फोर्ट कहलाने वाली जगह पर कला तामीर करने का आगाज किया। दमिश्क से सिर्फ इसी किलोमीटर दूर मौके पर इस कला की मौजूदगी की बना पर यह मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। यकूब का किला ऐसे मकाम पर था कि एक फौजी दस्ता 1 या 2 दिन में दमिश्क पहुंच सकता था। इसके अलावा सलाउद्दीन के रास्ते के करीब को हमेशा के लिए हल करने का फैसला किया। उन काफिलों पर हमला आवर ने अपने एक जनरल फारूक शाह को दमिश्क के दिफा के लिए भेजा, जबकि बाल्डोन चहारुम अपनी फौज के साथ दमिश्क की तरफ पेश कदमी की। इससे तकरीबन किसी मुजाहनी से आगे बढ़ जाए, इसे एक ताकतवर मुस्लिम फौज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसे पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। एक शर्मनाक शिकस्त के बाद सलाउद्दीन ने न सिर्फ अपने बल्कि मुसलमानों के एतमाद को भी फिर से मजबूत कर लिया। इन फतूहात ने सलाउद्दीन के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हुई। इस क्रिटिकल मौके पर
اس نے اس فوجی قوت کو دوبارہ حاصل کر لیا جو مونشی سرد کے مرکہ میں کھو گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شاید کچھ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ایک بار لیکن وہ اب بھی جنگوں میں حصہ لینے اور انہیں سے مدد لائی۔ صلاح الدین نے مکمل طور پر شام کی سرزمین سے نکال باہر کو چھوڑنے کے لیے سونے کے 100 کے ٹکڑے پیش کیے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے دونوں طرف بہت زیادہ خون خرابہ ہونے سے بچ جائے گا، لیکن اس کی پیشکش ٹھکرا دی گئی۔ یہ صلیبیوں کی طرف سے واضح صلاح الدین نے 1177 میں شمالی صلیبی علاقوں میں دوبارہ ایک مہم شروع کی۔ یہ پہلی مہم ہوگی جس کی قیادت تقریباً 18 ماہ قبل مونش زاڈ کی لڑائی کے بعد صلاح الدین نے خود کی تھی۔ صلیبیوں کو صلاح الدین کے جرم کا جواب دینے کے لیے یعقوب کے 4 سے اپنی افواج کو تقسیم کرنا پڑا۔ یہ اس کا صلیبی فوج کو تقسیم کرنے کا منصوبہ تھا اور اس نے کام کیا۔ دونوں فوجیں بنیاس، سیڈون اور بیروت کے قریب لڑائیوں کے ایک سلسلے میں آمنے سامنے ہوئیں جو جدید دور کے لبنان کا حصہ ہے۔ اس بار صلاح الدین غالب آیا اور اس کی فوج نے صلیبیوں کا صفایا کر دیا، جبکہ صلیبی لشکر کی طاقت نے صلاح الدین کے دمیاں کے لیے خوراک کی اور کئی اہم صلیبی جنگجوؤں کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایک بڑے شاندار اقدام میں صلاح الدین نے اس کے بعد فوری طور پر جیکبس کے قلعہ پر موجود صلیبیوں پر حملہ آور ہونے کا اس غیر معمولی حرکت نے جنگ کو وقت کے ساتھ ایک ریس میں تبدیل کر دیا۔ یروشلم سے یعقوب کے مضبوط قلعے تک مدد پہنچانے میں تقریباً 5 سے 6 دن کا وقت لگے گا۔ اس لیے صلاح الدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ 5 دنوں کے اندر اندر قلعے پر کنٹرول حاصل کر لیں تاکہ ایک طویل اور خوفناک محاصرے سے بچ سکیں۔ بیرونی دفاعی کاموں پر مسلمانوں نے اپنی مکمل قوت کے ساتھ قلعے پر قلعے کی 4 میٹر موٹی مرکزی دیوار نے انہیں پھر بھی روک رکھا تھا۔ دوسرے دن دیوار پر اہم ہتھیاروں سے بمباری کی گئی۔ گھنٹوں تک دیوار اونچی کھڑی رہی۔ ایک مایوس کن کوشش میں مسلمانوں نے سیڑھیوں سے دیوار کو گرانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ صلاح الدین مزید مایوس ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ دیوار کے نیچے جانے کے لیے سرنگ کھودنا شروع کرے۔ خیال یہ تھا کہ دھماکہ خیز مواد کو دیوار کے نیچے رکھ کر حملے بدستور جاری زمین سے اڑا دیا جائے، مگر دیوار نے مضبوطی سے اپنی جگہ برقرار رکھی۔ اس وقت کے دوران سرنگ کی کھدائی کا عمل بھی جاری تھا۔ چوتھے دن آخر کار سرنگ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ دھماکہ خیز مواد کو ترتیب دینے کا حکم صادر کیا گیا۔ مسلمان اس دھماکے کے اثر سے دیوار کے گرنے کی توقع میں بیٹھے تھے، لیکن وہ لمحہ کبھی بھی واقع نہیں ہوا۔ 5ویں روز تھا، دیوار نے مضبوطی سے اپنی جگہ برقرار رکھی، کے فاصلے پر، جس کا مطلب تھا کہ سرنگ دیوار کے نیچے ہی نہیں قریب تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ ایک شدید مایوسی بھری کوشش میں مسلمانوں نے آگ بجھانے اور زمین کے نیچے مزید کھدائی کرنے کے لیے پانی کی بالٹیاں اٹھا کر چھٹے دن کا منظر سرنگ کا کام جاری رہا، مگر کیا یہ پروجیکٹ مکمل ہو پائے گا؟ تو مسلمان سپاہیوں نے ایک نئی کھودی گئی سرنگ کے سب سے دور کے حصے میں بارودی مواد کو محتاط طریقے سے رکھا اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ صلیبی فوج کی مدد آنے میں اب کچھ ہی گھنٹے باقی تھے۔ اچانک ایک تیز کڑک کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مسلمانوں نے دیوار کو آگے کی جانب دھکیل دیا اور آخرکار وہ دیوار صلیبی جنگجو مسلمانوں کے لیے ایک سخت اور بھری جگہ تیار کرنے کے مقصد سے اس خلا کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ پیدل فوج کی حفاظت میں مسلمان تیر اندازوں نے صلیبیوں پر زرا بختر تیروں کی زبردست بارش کر دی۔ ملبے اور دھوئیں کے گھنے بادلوں کے بیچ ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے لیے ایک شدید مایوس کن جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کو انچ با انچ پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ حکم صاف تھا کہ کسی پر رحم نہ کیا جائے اپنی طرف سے ایک زوردار دھکا دیا اور صلیبی مدد ہی نزدیک پہنچ گئی، لیکن دور سے چلا گیا۔ کے ستون کو دیکھ کر صلاح الدین کا زرد رنگ کا پرچم آخرکار جیکب کے قلعے کی چوٹی پر لہرانے لگا۔ آئندہ مہینے کے دوران صلاح الدین نے صلیبی دشمنوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر تصویراتی منصوبہ بندی کا عملی جامہ پہنایا۔ وہ گزشتہ چند ماہ سے مصر کی بحریہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا اور اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی خاطر انہوں نے جیکبز فورٹ پر قبضہ کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی ایک دوسرے اہم صلیبی قصبے پر بحری حملہ کیا۔ حالانکہ یہ ایک کئی دہائیوں کے بعد حملہ مسلمانوں کے پاس انہوں نے ہاربر کے ٹاورز اور متعدد جہازوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور طرح اس نے اپنی زندگی کے ہر دھچکے سے سیکھا اور بہتر کھیل اب پلٹ چکا تھا۔ صلیبیوں نے بالادستی کھو دی تھی۔ صلاح الدین اب زمینی اور سمندری دونوں طرف سے صلیبی ریاستوں کے حامیوں پر غلبہ حاصل کر چکے تھے، لیکن مغربی محاذ پر تمام لڑائی جاری رہنے کے ساتھ ایک عظیم طوفان کہیں اور پک رہا تھا۔ صلاح الدین کی سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سیاسی بحران شام میں واپس آ گیا اور شاتیلون کے رینالڈ نے انتقامی کارروائی میں مدینہ پر حملہ کرنے اور